बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कितने बेखबर थे और इसकी राइटर है नादिया जहांगीर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ। उसने मुड़कर देखना ज़रूरी न समझा। वो देखे बगैर भी जान सकती थी आने वाला कौन तमीज़दार है। वो खामोशी से कपड़े धोती रही। वो तन फन करता उसके करीब से गुजरा और बरामदे में जाकर हाथ में पकड़ी फाइल मेज़ पर पटक दी। वो चुपचाप कपड़े खंगाल कर उन्हें तार पर फैलाने लगी। वो गिरेबान और आस्तीनों के बटन खोलता किचन में चला गया। फिर उसे किचन से बर्तनों के खटपट की आवाज़ें आना शुरू हो गई। यकीनन वो बर्तनों पे अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो कपड़ों से फारिग हुई तो सहन में पीछे चारपाई पर से धुले बर्तन उठाने लगी। वो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल लाया। बरामदे में खड़ा होकर बोतल मुंह को लगाई। पानी बैठ कर पी लें। उसने बोतल बंद किए बगैर फ्रिज में रखी और बोला, खाना लाओ। वो उसे खश्मगी निगाहों से घूरता हुक्म देता अंदर की जानी बढ़ गया। कितने वहशी हो तुम समीर अली। उसने डूबते दिल के साथ अध खुले दरवाजे से उसे खींच खांच कर शर्ट उतारते देखकर दिल में सोचा और किचन में चली गई। खाना जल्दी लाओ। उसके चीखने की आवाज़ आई थी। बस 1 मिनट, यह कहकर वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। कितने बज़ायका चावल हैं, क्या पकाने का ढंग नहीं। जब वो कुछ न बोली तो उसने उसे घूर कर देखा और ज़रा गुस्से से बोला, बहुत बद सलीका औरतें देखी हैं पर तुमसे भरकर फोहर कोई नहीं। न खाने का सलीका न पकाने का। खुदा जाने कैसी औरत हो तुम। वो उस गुस्से से मुसलसल उसे घूर रहा था लेकिन वो मुँह से उसकी चलती ज़ुबान को मज़ीद चलने का हौसला बख्श रही थी। घर में और कोई शय खाने के लिए नहीं थी जो ये फजूल चीज़ मेरे सामने ले आई हो। बैठी रहो मुँह में घुनगनियाँ डालकर, मैं कुछ भी भोंकता रहूँ, तुम्हें इससे क्या सरोकार। वो बफर कर उठ खड़ा हुआ। मैं इसको ज़ोरदार ठुड्डा मारा तो चोट अपने पाँव पर लगी। उई करके दोबारा से बैठ गया। पानी का सारा जग गिर चुका था। साथ शीशे का गिलास भी गिर कर किरची किरची हो गया। आप भी ना बस। वो उसके पास बैठकर उसका पाँव से हिलाने लगी। गुस्सा कंट्रोल करना सीखे समीर, अपने आप को काबू में रखा करें। वो उसके सेहतमंद सुर्ख और सफ़ेद वजूद से नजरें चुराते हुए उसे नरमी से समझाने लगी। क्या करूँ क्या करूँ, ये दुनिया मुझे खा रही है। वो तब कर बोला जबकि वो अफसोस से उसे देखने लगी। जानती हो, आज वो बुढ़ा नसीम बुज़ुबैरी मुझसे बदतमीज़ी करने लगा। कहने लगा मैं काम तवज्जो से नहीं करता, मेरे काम में लगन नहीं है। पूरे स्टाफ के सामने वो मेरी बेइज्जती करने लगा। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। बहुत ताकतवर हूँ। मैंने भी उसके सारे बल कस निकाल दिए। तो क्या आपने। हाँ, मैंने उसका गुरेबान पकड़ कर 2 थप्पड़ लगाए उसके चेहरे पर। 2-3 घूंसे भी जड़ दिए। वो तो स्टाफ के मेंबर्स ने उन्हें खींच लिया वरना। वो दांत किचकिचाने लगा। कहने लगा दफ़ा हो जाओ इधर से। मैंने आते हुए उसे खूब मज़ा चखाया। धमकी दे रहा था पुलिस की। हूँ, ये तो तय था ना। वो कोई काम दिल से करता था और ना तवज्जो से। बस तनख्वाह की खातिर उसे ऑफिस में कोई कशिश महसूस होती थी, वो भी महीने के शुरू में, वरना बाद में तो ऑफिस उसके लिए एक बोझ ही होता था। आप क्यों जज्बाती हो जाते हैं समीर। अब ये भी नौकरी जाती रही। उसने झटके से अपना पैर उसके हाथों से खींचा। नौकरी? तुम्हें नौकरी की पड़ी है। पैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो मेरी इंसल्ट हुई उसकी तुम्हें एक परवाह नहीं। वाह ईर्षा वाह, तुम्हें शोहर की इंसल्ट का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ पैसों की बड़ी है। मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा समीर, कहने तो यही जा रही थी ना। वो चुप सी होगी। वो शर्ट उठाकर बाहर चला गया। कैसे इंसान हो तुम समीर अली, तुम्हें कोई भी नहीं समझ सकता। मैं भी शायद पूरी ज़िंदगी ना तुम्हें समझ सकूं। वो उठकर प्लेटें उठाने लगी। ईर्षा उसकी दूर पड़े की रिश्तेदार थी, यतीम थी, अपने चचा के घर में रहती थी। चचा के घर वालों का उसके साथ सलूक कोई अच्छा न था। वही रवायती चची हर काम में उसको घसीटती, ताने तशने गालियाँ बकवास मार कुटाई, सब कुछ ही उसे चचा के घर से मिला। खाला एक ही थी लेकिन बहुत गरीब। 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ वो मुश्किल गुजारा कर रही थी। खालू अकेले कमाने वाले थे। वो वहाँ जाकर उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहती थी। सौ खामोशी से हर तीर से ही जाती। दूसरी खाला कब से वफात पा चुकी थी। उनके 2 बेटा बेटी भी छोटी खाला के ही सुपुर्द थे, इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी में नहीं आना चाहती थी। नजब भाई की शादी थी। चचा का बड़ा बेटा। ख़ानदान के सभी लोग शरीक हुए, जिनमें आलिया बेगम और उनका मगरूर बेटा समीर भी शामिल था। चची ने हर काम उसके नाजुक कंधों पर डाल रखा था। न दिन का चैन न रात का सुकून। बस फिरकी की तरह हर वक्त घूमती रहती। सर दर्द करने लगता, टांगे चल हो जाती, हाथ पैर मजीद काम करने से आ रही, दिल अलग थका थका, दिमाग बिल्कुल माउफ। लेकिन उसे हर काम करना ज़रूर था और हर काम था बिलाज़मी। मेहमानों की देखभाल। वो बुखलाई बुखलाई कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं बाएं घूमती रहती, पर चची उसका कोई ख्याल न था। आलिया बेगम जो मुसलसल 2 दिनों से उसे फिरकी की तरह घूमते देख रही थी, उन्होंने पकड़कर उसे पास बिठा लिया। इतने काम क्यों करती हो पुत्र, इस सरजरा की अपनी भी तो 4 बेटियां हैं, वो क्यों नहीं करती। उनके मोहब्बत से कहने पर वो होले से हंसती। खाला ये मेरी आदत है। है ये कैसी आदत। सच कहो, अज़रा बेगम ने तुम्हें मासी समझ रखा है। उनके सच कहने पे उसकी आंखों में नमकीन पानी तैरने लगा, जो शायद आलिया बेगम ने तो ना देखा था लेकिन किसी और ने ज़रूर देख लिया।
वो चाय लेकर नजब भाई के कमरे में आई। चाय पकड़ाते पकड़ाते 2-3 बूंदे गर्म चाय की छलक कर नजब के हाथ पे गिर गई। उसने कप छोड़कर एक जोर का थप्पड़ उसे दे मारा। गरम गरम चाय उसके पैरों को झुलसा गई। इससे पहले कि वो सीधी होती, नजब को आलिया बेगम का नक चढ़ा बैठा एक जोरदार तमाचा रसीद कर चुका था। क्या समझते हो तुम सब, ये इंसान नहीं जानवर है? नौकरों की तरह इससे काम करवाते हो? क्या नौकर है ये तुम्हारी? तुम कौन होते हो बोलने वाले? जवाबन उसने भी उसे घुरका। सभी लोग उनका शोर सुनकर इधर आ गए। वो सहम कर पीछे हुई। क्या हुआ, क्या हुआ? दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाया गया। फिर किसी को ख्याल आया कि जंग किस बात पर शुरू हुई। क्या हुआ था? किसी ने पूछा तो वो चेहरा साफ करता, सांस बहाल करता एक तरफ बैठ गया। अलबत्ता नजफ ने सारा पोल खोल दिया कि ये किसकी हमदर्दी में उस पर झपटा था। आशिक है ना, भला अपनी महबूबा को काम करता देख कैसे बर्दाश्त कर सकता था? खाम खा पंगा लेने बैठ गया। नजब भाई बड़ी दूर की लाए थे। बकवास करते हो तुम, वो चिल्लाया था इतनी घटिया इल्ज़ाम पर। वो तो इस लड़की को ही पहली बार देख रहा था, कुछ आके आशिक होने का इल्ज़ाम। मोन पर एक बार फिर झपटने के लिए तैयार था। बकवास मैं कर रहा हूँ या तू? बता क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की के साथ? इसकी खातिर तुझे आग क्यों लगी? मैं कह रहा हूँ बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा, वो चिल्लाया। वो दरवाजे के साथ खड़ी थर थर कांप रही थी। उसकी ज़ात को निशाना बनाया जा रहा था, उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। उस शख्स के साथ जिसे शायद उसने गौर से कभी देखा भी न था। उसकी शख्सियत के परखचे उड़ाए जा रहे थे, बखिए उधर रहे थे उसकी इज्जत के। वो अपने आप को किसी खाई में गिरता महसूस कर रही थी। जब उसे अपनी कलाई पर किसी मजबूत हाथ की गिरफ्त महसूस हुई, उसने सर उठाकर देखा तो आंखों से गर्म से मादा गिरता महसूस हुआ। ऐसा ही अपने कोल का पक्का है, इसकी इतनी ही इज्जत करता है तो शादी कर ले इससे अभी इसी वक्त। नजब ने ताना दिया। वो उसे घूरता रहा। सारे घर लोगों की नज़रें उसी पर थीं। कुछ लम्हे उसने सोचा और फिर उसे खींचता हुआ बाहर लाया। सामने कुर्सी पर पटका और खुद भी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या हो रहा था, कौन क्या कह रहा था, वो कुछ नहीं जानती थी। उसके तमाम असाब शल हो चुके थे। उसकी हर हिस्स बेकार हो चुकी थी। ना वो कुछ देख रही थी ना सुन रही थी, सिर्फ महसूस कर रही थी कि उसकी कलाई को किसी ने अपनी आहनी गिरफ्त में दबोच रखा है। उसके तमाम हवास उसका साथ छोड़ चुके थे। वो नासमझी के आलम में लोगों को देख रही थी। होश तो उसे तब आया जब उससे पूछा गया, समीर अली वल्द अली मोहम्मद तुम्हें कबूल है? वो ठटक कर दाएं बाएं देखने लगी। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। कहो बेटी, कबूल है? वो खामोश रही। उससे दोबारा पूछा गया। उसने एक नज़र सामने खड़े तंजिया नज़रों से मुस्कुराते नजफ को देखा और अस्बात में सर हिला दिया। फिर दूसरी बार भी और फिर तीसरी बार भी। चचा गवाहों में शामिल थे। चची न जाने किधर थी। नजफ भी जा चुका था। सब लोग आलिया बेगम और उनके बेटे की तारीफ़ें कर रहे थे, उन्हें दुआएं दे रहे थे, जिन्होंने किसी लालच के बगैर यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखा था। आलिया बेगम खुशी खुशी सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी, जैसे वो यहाँ नजफ की शादी पे नहीं बल्कि आए ही समीर की शादी के लिए हों। चलो बेटा, आलिया बेगम ने उसे पकड़कर उठा लिया। कहाँ? वो नासमझी से बोली। अपने घर। अपने घर? वो बुड़बुड़ाई। चची ने उसे साथ लगा लिया। खाला न जाने किस राह से आई थी, आते ही उसे साथ लगा कर रोने लगी। वो भी रो पड़ी। माँ के बाद उसने इन्हीं में तो ममता तलाश की थी। फिर न जाने कौन सी गाड़ी में वो इस घर पहुंची थी जो अपना घर था। तुम बैठो इधर, मैं 2 मिनट में आई, पर उसे फ़ोन करूंगी। सानिया सना को देखना, वो भी दौड़ी चली आएंगी। तुम घबराना नहीं, मैं बस आई। वो उसे सहन में पड़ी चारपाई पे बिठाकर खुद न जाने कहाँ चली गई। समीर कहीं रास्ते में ही रुक गया था, इसलिए वो उस वक्त घर में अकेली थी। सानिया सना न जाने कौन है। वो आसमान पर निगाहें जमाए सोचने लगी। करीबी मस्जिद से असर की अजान की आवाज़ उभरी तो उसने बेख्तियार दुपट्टा सर पर फैला लिया। या अल्लाह मेरे साथ बेहतर करना, सिर्फ यही दुआ थी जो वो बार बार मांगती रही। आलिया बेगम हंसते हुए वापस आई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। आते ही उन्होंने डिब्बा निकाला और सुर्ख रिबन खोलकर गुलाब जामुन निकाल कर उसके मुंह में रख दिया। इधर तो मिठाई मिली नहीं। अब पड़ोस के बच्चे को भगाया तो वो झट ले आया। उन्होंने एक लड्डू खुद अपने मुंह में रख लिया और उसके बाद तीसरा भी, तो वो देखती रह गई। ये लो, ये भी खाओ। उन्होंने रसगुल्ला उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने नमाज़ पढ़नी है। क्यों नहीं मेरी बेटी, तुम वज़ू कर लो, मैं तुम्हारे लिए जाए नमाज निकालती हूँ। वो वज़ू कर चुकी तो उन्होंने एक कोने की तरफ इशारा किया। वो नमाज़ पढ़ने लगी। अपने लिए खैर की दुआ की। उसे खैर के सिवा चाहिए भी क्या था। बाहर आई तो आलिया बेगम किचन में खड़ी नजर आई। वो इनके करीब चली गई। भूख लगी है ना, उन्होंने पूछा तो वो इनकार करने लगी। चल पगली, मैं क्या नहीं जानती कितने दिनों से तू भूखी है। वो उसे मोहब्बत से डांटने लगी तो वो उनको देखेगी। जल्दी में यही बनाना है। उन्होंने कुछ सालन और गरम गरम 2 चपातियाँ उसके सामने रखी तो वो उनकी मोहब्बत पर रोने लगी। रोना नहीं, मेरी बेटी है तू, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। उन्होंने फ़ौरन उसे साथ लगा लिया। खाला? ओह खाला नहीं, अम्मा। अगर समीर की अम्मा हूँ तो तुम्हारी भी अम्मा हूँ। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो मोहब्बत से उसके आंसू पहुँचने लगी। किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा बाहर को दौड़ी। यकीनन वही है। उसका दिल ज़ोर से धड़का। अम्मा की आवाज़ पे वो खाना छोड़कर बाहर निकल आई। उसे समीर का सामना करते शर्म आ रही थी, लेकिन जब बाहर आई तो कोई मर्द नहीं बल्कि 2 लड़कियां थीं, साथ छोटे छोटे 3 बच्चे। कहाँ है ईर्षा? वो लड़की आते ही पूछने लगी। फिर उसे देखते ही उसे अपने साथ लिपटा लिया। आहा, ये है हमारी भाभी।
हाय कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत, बाल कितने प्यारे हैं। आप भी जिल्द देखे कितनी नरम है इसकी। आप तो क्रीमें लगा लगा कर भी ऐसी जिल्द न कर सकी। और हानिया आपी की भी ऐसी नहीं है। ईसा बेटा, ये सानिया है और ये सना, दोनों समीर से छोटी हैं लेकिन तुमसे बड़ी हैं। अम्मा की बात को सानिया ने काटा। रुतबे में भी और उम्र में भी। सना के कहने पर सब हंसने लगी। माँ ने शायद फ़ोन पर ही सारी बात उन्हें समझा दी थी, इसलिए वो तस्लील में नहीं जा रही थी। अम्मा, मैं इर्सा के मेहंदी लगा दूँ? सना ने पूछा तो माँ मुस्कुरा दी। सानिया दौड़ कर गई और आते वक्त उसके हाथ में मेहंदी का कौन था। दोनों बहनें उसकी मेहंदी लगाने लगी। वो नाना करती रह गई। दुल्हन खामोश बैठती है। सानिया के डपटने पर वो चुप सी होगी। बुरा मान गई? अरे पगली, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बोल ले जितना बोलना है। सानिया को उसकी मासूम सूरत पर तरस आ गया, क्योंकि बाद में तुमने थोड़ी बोलना है। भाई तो अपने सामने किसी को बोलने नहीं देता। सना ने कहा तो सानिया उसे आंखें दिखाने लगी। वो तो इस जज्बाती इंसान को देखकर पहले ही डर गई थी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांपा था। तुम्हें पहले ही बता दें, वो काफ़ी गुस्सीले हैं। गुस्सा तो वो उसका देख ही चुकी थी, अब तो उनके बताने पे मज़ीद डर गई। लेकिन खैर, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बीवी के सामने तो कोई शोहर नहीं बोलता। हर कोई तुम्हारे शोहर जैसा नहीं होता। सानिया ने सना को छेड़ा तो वो हंसने लगी। वो दोनों उसकी डरी सहमी हालत को एंजॉय कर रही थी। उमैर भाई तो फिर भी ज़रा नरम दिल है, पर ये समीर, अल्लाह तौबा। हैं? उसके तो पसीने छूट गए थे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। शायद किसी ने दिल को छुआ था। ममा, ये कौन है? एक 3 साला बच्चा जो इन तीनों के पास बैठा इश्तियाक से कभी उसे देखता, कभी उसकी मेहंदी को, अब दरमियान में ही बोल पड़ा। डियर, ये तुम्हारी मुमानी है, समीर मामू की बीवी। मामू की? बच्चे की आंखें चमक उठी, जबकि उसे ढेरों शर्म ने आन लिया। समीर का नाम ही उसकी धड़कनों को मुर्तेज कर रहा था। जब वो सामने आता, न जाने उसकी क्या हालत होती, या फिर शायद वो नए एहसास में घिर कर माजी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन वो तो बहुत सख्त मिजाज है। बहुत कुछ याद आने पे उसका दिल सहम सा गया, जबकि वो दिल नरम करने की ख्वाह थी। और नरम दिल वाला। मामी, मुझे भी मेहंदी लगाए ना, बच्चा उससे इसरार करने लगा। जब उसकी सांसें मामी पे ही अथल पथल होने लगी। किसी खास नाम से आपको छेड़ा जाए तो कितना सुरूर मिलता है। उसे इस वक्त समझ आ रहा था। अम्मा, इर्सा को दुल्हन भी बनाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रहने दे। वो थोड़ा सा मैंने मनाई, लेकिन उसकी किसने सुननी थी। वो दोनों कमरे में गई। कुछ देर बाद वापस आई। वो मगरिब की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो उन्होंने झट उसे पकड़ लिया। न जाने उसके चेहरे पे क्या क्या लिपापोती करने लगी। हाय आप ही देखिए, कितना अच्छा रंग आया है। दोनों उसके हाथों को देखने लगी। मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। आहा, भाई अब बनेंगे इसके गुलाम। वो दोनों हंसने लगी, जबकि वो हंस भी न सकी। जज्बात में आकर वो उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ बैठा था। अब न जाने वो उसे कबूल करता भी या नहीं, यही ख्याल उसे हुलाई जा रहा था। आधे घंटे में वो मुकम्मल दुल्हन बन चुकी थी। माजी से छुटकारा पाना आसान नहीं, लेकिन वो हकीकत पसंद थी। सो हकीकत को तस्लीम करना ही हकीकत था। वो भारी दुपट्टे को संभाल कर थक चुकी थी। मैरून कलर का लहंगा उस पर जच भी बहुत रहा था। उसे कमरे में बिठाया गया तो सुख की सांस लेने की बजाय परेशान सी हो गई। समीर से पूछे बिना ही उसे दुल्हन बनाकर उसके कमरे में ला बिठाया था। उसने तो 4 मिनट के अंदर अंदर उसे सिर्फ अपना नाम दिया था, जिसे वो जानता तक न था। भला उसे कैसे कबूल कर लेता। वो कांपते दिल के साथ उसकी दहशतनाक आमद की मुंतज़िर थी। वो ये भी भूल गई कि उसके कुछ ख्वाब बस ख्वाब ही रह गए। 10 बजे के करीब वो घर में दाखिल हुआ। सानिया सना ने उसे रास्ते में ही धर लिया। तुम दोनों फिर आन टपकी? वो उनकी आमद पे हैरान हुआ। तो क्या अपने भाई की शादी पे बिना आती? सानिया ने तरह कर कहा। उसकी बात पे वो मज़ीद हैरान हुआ। सर्दी की वजह से दोनों हाथ आपस में मल रहा था। तुम्हारे उमैर भाई के 2 बच्चे हैं, कहीं उन्होंने दूसरी तो नहीं कर ली? भाई? वो दोनों चीखीं। खुद दुल्हन लाकर पूछ रही हैं कि उमर भाई ने तो शादी नहीं कर ली। दुल्हन? उमैर भाई ने तो शादी नहीं कर ली। दुल्हन? वो जहन पर जोर डालने लगा, फिर सना को देखने लगा। ओह, वो तो बस इत्तेफाक था, शादी थोड़ी। जाओ सना, तुम खाना लाओ। याद आने पे उसने कंधे उचकाए तो सानिया बिगड़ गई। सना भी लुक पे देने लगी तो उसे मजबूरन इन लोगों को नेक देना पड़ा। अब उन्हें क्या बताता। उसे तो याद भी न रहा था कि आज दोपहर को वो किसी को अपने नाम कर चुका है। उसे सचमुच आज के दिन का वाक़या भूल चुका था। वैसे भी यारों दोस्तों की खुशगवार महफिल में वो सब भूल जाता था। ये तो फिर भी एक मामूली सा वाक़या था। बेटा, जिसे तुमने अपना नाम दिया है, उसे महज नाम की नहीं, मोहब्बत और इज़्ज़त की भी ज़रूरत है। यकीनन तुम उसे सब कुछ दोगे। जब वो खाना खा चुका तो आलिया बेगम ने बड़ी मोहब्बत से उसे कहा। वो भवें उचकाकर उन्हें देखने लगा, लेकिन वो पानी पीकर वापस जा चुकी थी। वो उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। न जाने किसकी बात कर रही हैं। कुछ ना समझ आने पर वो कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा खोलते ही गुलाब के ताज़ा फूलों की खुशबू और मोतिया की महक ने उसका इस्तकबाल किया था। फिर एकदम उसकी नज़र सामने पड़ी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर उनमें नागवारी दर आई। बाद में उसे सामने बैठे ईर्षा पे गुस्सा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने तरह कर पूछा तो उसने फ़ौरन सर ऊपर उठाया। वो अम्मा, सानिया। मुझे यूँ बिगड़ कर पूछ रहा था जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। वो 2 कदम आगे बढ़ आया। वो बेबसी से उसे देखने लगी। यूँ क्या देख रही हो? क्या इस तरह मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा? गुस्से से उसके सामने बैठ गया। वो डर कर थोड़ी सी पीछे हटी। लेकिन आपने ही तो। उसे रोना आ गया।
हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हें वहाँ से निकाला है और मुझे तुम्हें वहाँ से निकालने की एक यही सूरत हो सकती थी। तुम्हें किसने कहा कि यूँ बन सवर के बैठो? क्या मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा? वो गुस्से से फिनकारा। वो कुछ न बोली, बेबसी से अपने आने वाले आंसू का गला घोंटती रही। मुझे तरस आया था तुम पर, तुम्हारी हालत पे अफसोस हुआ था। रहमदिल हूँ मैं, इसलिए तुम्हें वहाँ से निकाला है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हें शोला जवाला बना देखकर तुम्हारे सामने बिछ जाऊँगा या तुम्हें दिल से कबूल कर लूँगा। क्या तुक बनती है तुम्हारी यहाँ बन सवर के बैठने की? उसकी ज़ुबान आग उगल रही थी जो ईर्षा को झुलसाए दे रही थी। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें पहले जानता तक न था? अगर मैंने तुमसे निकाह किया है तो सिर्फ तुम पर तरस खाकर ही किया होगा। क्या इतनी खुशफहम हो कि सब भूल बैठी? उसकी शोला बरसाती निगाहें मुसलसल उसे जला रही थी। नाना करते हुए भी आंसू रुक न सके। पलकों की बाट तोड़कर गालों पे लुढ़क गए। वो एकदम चुप सा हो गया। शायद अब भी उस पर तरस आ गया था। जाओ कपड़े बदल लो। अब की बार वो साफ लहजे में बगैर गुस्से के बोला। वो आंसू साफ करती फौरन उठकर वॉशरूम में चली गई। वो धप से पलंग पर गिर गया। न जाने अम्मा भी क्या है, मुझसे पूछे बिना इसे यहाँ ला बिठाया। अब इसे बाहर भी नहीं निकाल सकता, खाम खा बात बढ़ेगी। अम्मा बहनें और ये खुद अगर बाहर निकाल दिया तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। लड़की है, दिल बहुत नाजुक है, क्या करूं? वो उलझता सर तक चादर ओढ़ कर लेट गया। वो बाहर आई तो उसे सोता पाया। बेचैनी से हाथों की उंगलियां चटखाने लगी कि अब क्या करे। उसने चादर से चेहरा निकाल कर उसे देखा तो वो बेबसी और मजबूरी की तस्वीर बनी, बल्कि झपक झपक कर आंसू पीछे धकेलती कुछ सोच रही थी। तुम्हें सोना तो है, अब तुम्हें कहाँ सुलाऊं? वो बेजार हुआ। वो चुप रही। वो कमरे में नजरें घुमाता रहा। कुछ समझ न आया तो थक सा गया। मैं नीचे सो जाती हूँ। क्या मरने के इरादे हैं? वो तरह कर बोला। वो सहम सी गई। अब जाती भी कहा। चलो यूँ करो। वो थोड़ा सा रुका, उसे नागवारी से देखा, फिर बोला इधर ही लेट जाओ। उसने पलंग की तरफ इशारा किया तो वो खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगी। यकीनन खदशा था कि वो सरासक मजाक कर रहा है। वो तो उसे देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। कुछ जाके पास सुलाना ये नामुमकिन था। लेट भी जाओ, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, लाइट ऑफ कर दो। वो जानता था वो क्यों हिचकिचा रही है, इसलिए फ़ौरन करवट लेकर आंखें मूंद गया। वो लाइट ऑफ करते हुए कांप रही थी कि अगर वो लेट गई तो हो सकता है वो बेइज्जत करके उठा ही ना दे। वो डरते डरते एक तरफ टिक गई। खुश फहमी में मत रहना, तुम्हारी हालत पे तरस खा रहा हूँ। उसने उसकी मौजूदगी महसूस करते ही कहा तो वो दांतों से निचला होंठ काटने लगी। कुछ देर बाद समीर को अपने पीछे हल्की सी सिसकी सुनाई दी। एक पल के लिए उसके दिल को कुछ हुआ, फिर वो पक्का सोता बन गया। इधर वो हसरत से उसे नर्म बिस्तर में दुबका हुआ देखती रही। खुद उसके ऊपर सिर्फ अपना दुपट्टा था। पूरी रात वो कामती रही। दूसरी रात भी इसी तरह गुजरी थी, तीसरी रात भी, और फिर चौथी रात भी गुजर जाती जो अगर समीर को सर्दी का एहसास न होता। तुम्हें रात को सर्दी तो नहीं लगती? वो दूसरी तरफ मुंह किए कि ही बोला जी। वो इसी कदर कह सकी। उसे बताकर करना भी क्या था? कौन सा उसने उसका ख्याल रखना था? लेकिन उसे इस वक्त हैदर का शदीद झटका लगा जब उसने उसकी तरफ करवट ली। तुम्हें सर्दी नहीं लगती? वो बहुत दोस्ताना लहजे में पूछ रहा था। वो क्या जवाब देती? उसका दिल हाथों पैरों में धड़कने लगा। अगर तुम यहाँ लेटी हो, यहाँ तुमने अपनी जगह बनाई है, फिर तुम्हें कुछ और भी तो करना चाहिए था ना। वो नहायत मासूमियत से उससे बात कर रहा था। क्या? उसके वजूद के साथ उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। वो होले से मुस्कुराए, फिर आहिस्ता से उसे थोड़ा सा अपने करीब किया और फिर उस पर भी अपनी चादर उड़ा दी। करीब होते ही दोनों के दिल एक साथ धड़के थे। धड़कनों की रफ्तार तेज़ हुई। दोनों की सांसों की आवाज़ शोर मचाने लगी तो समीर ने अनजाने जज्बे के तहत उसे अपने बाजू के हल्के में ले लिया। सिर्फ एक लम्हे की बात थी, फिर उसे छोड़कर करवट बदल ली। वो अपनी अथल पथल होती सांसों को काबू करने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। वो अपने अनोखे जज्बात पर बंद बांध रहा था, लेकिन अगली रात वो अपने शरीदा जज्बात पर काबू न रख सका। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। दरवाजे खिड़कियां खट खट करते जैसे टूटने लगे थे। तेज़ हवाओं की वजह से रात खौफनाक लग रही थी और वो दोनों एक दूसरे से अनजान बने शायद अपने आप को संभाल रहे थे। वो चुप लेटा सोचों में कहीं दूर निकला। बेख्याली में बिजली के कड़कने और बादलों के गरजने की आवाज़ सुन रहा था, जबकि वो करवट दूसरी तरफ किए हमेशा की तरह खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। कल भी वो अकेली थी, आज भी अकेली थी। फ़र्क था तो सिर्फ इतना, कल कोई इसके पास न था, आज उसके पास सिर्फ एक हाथ के फासले पर उसका बेमरवा शोहर लेटा था जिसे उसकी कोई परवाह न थी। था तो उसका साहिबान, मगर सिर्फ नाम का। ना तो वो उसे कोई दर्जा देना चाहता था और ना ही उसे अहमियत। उसे उससे सिर्फ हमदर्दी थी। वो तरस खाकर उसे अपने घर ले आया था। वो रहम दिल था, इंसानी हमदर्दी के तहत उसे अपने करीब जगह दे दी थी। ये बात उसे हमेशा याद रखनी थी। इससे पहले उसने पहले दिन ही ये बात जिता दी थी कि उसे खुशफहमियों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, जभी तो वो खुशफहमियाँ पालने से खौफजदा थी। तेज़ हवाओं की वजह से दरवाजे खिड़कियाँ बज रही थी। हवाएं न जाने कैसे अंदर घुसी आ रही थी। उस पर शदीद कपकपी तारी हो थी। दिल कहीं छुप जाने को चाह रहा था, लेकिन उसके कंधे पे समीर ने अपना भारी हाथ रख दिया तो वो चौंक सी गई। गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। ईर्षा, सर्दी लग रही है तो करीब आ जाओ। न जाने किस रो में आकर वो सरगोशी के से अंदाज में बोला, इससे पहले कि वो हैरान या फिर उसकी मानी खेज बात पे परेशान होती।
فضا میں گرجدار سماعتوں کو پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ وہ ڈر کر ایک دم اس کے ساتھ لگی۔ دوسری بار پھر دہشتناک آواز ابھری تو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ یا اللہ، تو کتنا مددگار ہے۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت کر دی۔ تم قریب ہو اور میں پیاسا رہ جاؤں۔ اس کی سرگوشی صرف ارسا کو ہی سنائی دی تھی۔ اس نے اپنا حق استعمال کر لیا تھا کیونکہ اس میں ارسا کی بھی رضامندی شامل تھی۔ اس نے اسے بطور بیوی تو قبول کر لیا، لیکن یہ بات اس پہ صاف لفظوں میں جتا دی کہ وہ اس کی خواہش نہیں اور نہ ہی وہ اس سے محبت کر سکتا ہے۔ اسے جب بھی اپنی چاہ جیسی لڑکی ملی وہ دوسری شادی ضرور کرے گا اور وہ اس کو شادی کا تو بتا دے گا، لیکن اجازت لینے کا وہ پابند نہیں۔ اماں کو بھی اس نے بتا دیا تھا۔ اماں تو باقاعدہ اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے سے انداز میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی اہمیت کا تعین خود کر سکتی تھی۔ سو خاموش رہی، جانتی تھی اس کا وجود صرف ضرورت ہے، محبت نہیں۔ یہی شکر تھا کہ اس نے قبول تو کر لیا تھا، چاہے ضرورت کے تحت ہی قبول تو کیا تھا نا۔ اور 4 مہینے ہو گئے تھے وہ اس کی ضرورت بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی وہ اس کے کئی روپ دیکھ چکی تھی، لیکن یہ اب تک سمجھ نہ آئی کہ اس کا اصلی روپ، اصلی چہرہ کون سا ہے۔ کبھی اتنی اہمیت دیتا کہ اگلا بندہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا، اور کبھی اتنی بے اعتنائی برتتا کہ بندہ خود ہی اپنے آپ پر شرمندہ ہو جاتا۔ نہایت ہی جذباتی، اکھر مزاج، بہت سخت، کٹھور، سنگ دل، بہت شفاق و ظالم، اصولوں کا پکا، ایک قسم کا وحشی درندہ، اور بہت ہی رحم دل، بہت خیال رکھنے والا، محبتوں کا خیال اور اس کی قدر کرنے والا بھی تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ سیاہ سفید کا ایسا باپ تھا جس کے دونوں چہرے نہ تو چھپے ہوئے تھے نہ ہی عیاں تھے، ایک قسم کا وہ نظر کا دھوکہ یا پھر دل کا پیچیدہ وہم تھا۔ وہ ایسا بندہ تھا جس کی پہچان صرف خود ہی وہی جانتا تھا۔ ہر 1.5-2 ماہ بعد وہ نوکری کو یوں لات مارتا جیسے اس سے بڑا کوئی بزنس مین دنیا میں نہ ہو۔ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننا اسے قطعی گوارا نہ تھا، تبھی تو بڑے سے بڑے افسر کو بھی خاطر میں نہ لاتا۔ ہر کسی سے اختلاف کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب بھی اتنی مشکلوں سے نوکری ملی تھی اور وہ اپنے آفیسر سے مار دھاڑ کر کے اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اماں بہنیں تو اسے سمجھا سمجھا کے تھک چکی تھی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ہی ایک تھا۔ پہلے کب کسی کی سنتا تھا، جو اب کسی کے دباؤ میں آ جاتا۔ ارسا نے بھی چپ ہو جانا بہتر سمجھا، اگر بول بھی لیتی تو کون سا اس نے اس کے سامنے سر جھکا دینا تھا، الٹا وہ اسے بے عزت ہی کر دیتا۔ اماں کل سے ثانیہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جی تو اس کا بھی چاہا تھا کہ ان کے ساتھ چلی جائے، لیکن سمیر کے ڈر سے اس نے اماں کو کہنا مناسب نہ سمجھا، ورنہ اماں اسے ضرور ساتھ لے جاتی۔ وہ دوپہر کا گیا ہوا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ چاند نہ نکلنے کی وجہ سے سیاہ اندھیری رات اسے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ تنہائی کی وجہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ شام تک وہ باہر ہی بیٹھی رہی، لیکن اب گھور اندھیرے میں وہاں بیٹھنے رہنا اسے ہلائے جا رہا تھا۔ وہ ٹائم گزارنے کے لیے برآمدے میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ ڈرامہ کوئی خاص نہ تھا، پھر آج اسے ہی خاص نہ لگ رہا تھا۔ وہ چینل بدلنے لگی۔ نیند بھی آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے کہاں رہ کے ہیں۔ وہ بے دلی سے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی، جبکہ دل کانپے جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اماں بھی گھر نہیں، وہ بھی نہ جانے کدھر نکل گئے۔ میں تو ڈر سے ہی مر جاؤں گی۔ نیند سے آنکھیں مجھے بوجھل تھی، ذہن بھی سویا سویا سا لگ رہا تھا۔ کبھی دائیں لڑکتی، کبھی بائیں، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ بیٹھی اس سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ بالآخر وہ وہیں سو گئی۔ اس کی واپسی رات 12-12:30 بجے ہوئی۔ پہلے تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، پھر یہ سوچ کر کہ اماں اور ارسا کی نیند خام خواہ خراب ہوگی، اس نے دروازہ کھٹکھٹانے سے اجتناب کیا اور دیوار پھلانگ کر اندر کود آیا۔ برآمدے کی ٹیوب لائٹ آن تھی اور وہ دیکھ سکتا تھا۔ صحن میں پڑی 4 پہیاں خالی تھیں۔ سامنے برآمدے میں ٹی وی آن تھا۔ اماں اور ارسا نہ جانے کہاں تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ اماں، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ شش و پنج میں پڑھ کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر یہ یاد آنے پر کہ اماں تو کل سے گھر نہ تھی۔ اس نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ اسے تو یاد بھی نہ رہا تھا کہ گھر میں وہ اکیلی ہے۔ ارسا، ارسا! وہ ارسا کو پکارنے لگا۔ اماں نے اسے کتنی تاکید کی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے، وہ خود جلد واپس گھر آ جائے۔ کل تو وہ شام کو ہی واپس آ گیا تھا، لیکن آج ارسلان کے گھر ایسا بیٹھا کہ گھر آنے کی یاد ہی نہ رہی۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اکیلے گھر میں وہ بیچاری ڈر رہی ہوگی۔ ارسا! اس نے کچن میں جھانکا، وہاں موجود نہ پا کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ وہ تو اس کی ایک آواز پہ ہی دوڑی چلی جاتی تھی، مگر اب نہ جانے وہ کدھر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کمروں میں ڈھونڈتا، اس کی نظر ستون کے ساتھ گٹھی بھری ارسا پہ پڑی۔ اوہ! وہ شرمندہ سا ہو گیا، شاید وہ ڈر کے یہیں بیٹھ رہی تھی اور پھر اسے یہی نیند آ گئی۔ اس نے ایک نظر ٹی وی پر ڈالی۔ کرکٹ کا میچ آ رہا تھا، ٹیسٹ میچ تھا۔ ارسلان کے گھر وہ یہی میچ دیکھ رہا تھا۔ اس نے لمبی سی سانس لے کر ٹی وی آف کر دیا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ارسا! اس نے دھیرے سے پکارا۔ سیاہ کاٹن کے سوٹ میں اس کی سفید رنگت دھمک رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ آری تیچھی لیٹی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ گردن کے ساتھ لپٹے گیلے بالوں کی لٹیں اس کے حسین چہرے کو بالکل چاند بنا رہی تھیں۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اسے دائیں گال کو چھوتی لٹ کو پیچھے ہٹایا اور غیر ارادی طور پر اس کے گال پر انگلی پھیرنے لگا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور پھر اپنے چہرے پہ کسی کا لمس محسوس کر کے ہر برا کر سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اسے چند لمحے لگے ہوں گے مکمل بیدار ہونے میں یا پھر یہ سمجھنے میں کہ اس کے قریب کون ہے۔ آپ آ گئے؟ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے
खींचा था। नज़रें चुरा कर दाएं बाएं देखने लगा। यहाँ क्यों सो गई थी? चलो बिस्तर पे जाके लेटो। वो उठ खड़ा खड़ा हो गया। वो भी दुपट्टा संभालती उठ खड़ी हुई, दोनों हाथों से बाल पीछे किए, फिर उसे देखने लगी। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ होते ही पूरे घर में मुकम्मल अंधेरा छा गया। वो उसे देखती रही। वो अपने बेड की तरफ फट गया, जेब से सिगरेट निकाल लाइटर निकाल कर तकिए के नीचे रखे। खाना लाऊं? वो पेडिस्टल फैन ऑन करके उसके बेड के साथ आ खड़ी हुई। नींद से आंखें बंद हुई जा रही थी। नहीं, रहने दो, तुम सो जाओ। भूख तो लगी हुई थी, मगर उसकी नींद के ख्याल से उसने हाँ ना की। पहले ही वो उसे जगा चुका था, अब मजीद उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो खामोशी से बेड पर आ गई। आप देर से क्यों आए हैं? डर डर कर मेरी तो जान निकली जा रही थी। नींद को कहीं दूर भगाकर वो उसे बताने लगी। तो क्या अब जान वापस आ गई? वो न जाने किस मूड में था। वो चुप सी हो गई। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब डर नहीं लग रहा। वो उसकी तरफ करवट बदल कर कोहनी टेढ़ी करके हाथ पर सर रख कर उसे देखने लगा। वो अब भी चुप रही। क्या अभी भी डर लग रहा है? वो फिर बोला, नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया और पूरी कोशिश से बोझल होती आंखों को खोला। क्यों? आप जो हैं। वो उंगलियां चढ़ाने लगी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे कलाई से पकड़कर अपने करीब कर लिया। क्या मेरे होते हुए तुम्हारा डर भाग जाता है? वो उसकी कलाई में पड़ी स्याह चूड़ियों को छेड़ने लगा। तुमने जवाब नहीं दिया। उसे खामोश पाकर उसने फिर से पूछा। जी। वो मुख्तसरन बोली। मीठी नींद के झोंके आ रहे थे। क्यों? शायद कोई ख्वाहिश जागी थी, इसीलिए वो बेमकसद बातें करके असल मकसद की तरफ आना चाह रहा था। आप हैं इसीलिए? वो आंखें मूंदे हुए बोली। यानी मेरे होते हुए तुम अपने आप को मजबूत समझती हो? अगर अम्मा हो तो फिर भी मुझे डर नहीं लगता, तब भी मैं अपने आप को मजबूत समझती हो। ओह। वो हंसा तो वो हैरत से उसे देखने लगी। मैंने अपना पूछा है, अम्मा का नहीं। उसने उसकी चूड़ियाँ खनखनाई। जी। उसने फौरन कहा। नींद से वैसे भी आंखें बंद हुई जा रही थी, मजबूरन मुंह नहीं खोल रही थी। इतना लंबा कहाँ से जवाब देती? क्या जी? वो चुप ही रही। सख्त नींद में उसे जवाब देना बहुत बुरा लग रहा था। जी चाह रहा था फट सो जाए, और वो था कि बात से बात निकाल रहा था। मैंने क्या पूछा है? बस एक ज़रूरत उससे इतनी बातें करवा रही थी, वरना उससे इतनी बातें वो कभी करता नहीं था। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप। उसने बड़ी सी जमाई ली तो उसने उसकी कलाई छोड़ दी। वो न जाने किस बात का जवाब दे रही थी। जाओ सो जाओ जाकर। उसके कहते ही वो फौरन करवट बदल कर लेट गई। वो गुस्से से उसे घूरता रह गया। जानती भी है कि मैं। वो गुस्से से करवट बदल गया, सोने की कोशिश करता लगा, लेकिन नींद कहीं दूर ही दूर भागी जा रही थी। नफ्स को काबू करना बहुत मुश्किल काम होता है। ख्वाहिश, तलब, ज़रूरत सब मिलकर उसे उकसाने लगी। वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। वो नींद में गर्क, मस्त, उससे लापरवाह बनी न जाने किस जहां में पहुंची हुई थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर तकिए के नीचे हाथ मारा और सिगरेट निकाल कर बैठ गया। सिगरेट होंठों में दबाकर लाइटर से उसे आग दिखाई। 3-4 इसी तरह फूंके तो दिल की आग थोड़ी सी मध्यम पड़ी। फिर वो लेट गया। कुछ तो फाका हुआ ही था। समीर, कुछ चाहिए? उसकी अचानक आंख खुली। उसे सिगरेट पीता देख रही थी, इसलिए बोल पड़ी है। लेकिन उसके जागने और फिर पूछने का कोई फ़ायदा न रहा, क्योंकि अब वो सो चुका था। मौसम बहुत खुशगवार था। सर्द हवाएं माहौल को पूरे इसरार बनाए हुई थी। बारिश का इम्कान ज़रूर था, लेकिन आसमान पर अभी तक चंद ही बादल के टुकड़े थे। वो सुबह ही कहीं निकल गया। इस वक्त उसे कोई ख़ास काम न था, इसलिए वो चाय बनाकर सानिया वगैरह के कमरे में चली गई। उसने उनकी अलमारी से एक रिसाला निकाला और बाहर सीढ़ियों पर आके बैठ गई। हेलो, ए सुनो। उसने रिसाले पर से नज़रें उठाकर दाएं बाएं देखा। आम के दरख्त के पीछे से उसे आवाज़ आई थी। वो उठकर रिसाला और कप वहीं सीढ़ियों पर छोड़कर बाई जानिब चली गई। अरे आयशा, तुम कब आई? वो आयशा को दीवार पर चले देखकर हल्के से मुस्कुराई। आयशा भी जवाबन मुस्कुराई। वो तालीम के सिलसिले में अपने घर कम ही रहती थी। इस्लामाबाद में उसके मामू थे, जिनके घर रह रही थी। ईर्षा के थाज उसकी अच्छी खासी हेलो हाई थी। बहुत नटखट चंचल सी लड़की थी। हंसना हंसाना उसका मुश्किल था। बेफिक्र लापरवाह सी वो लड़की ईर्षा को बहुत पसंद थी। आंटी किधर है? वो दीवार से टांगे नीचे लटकाकर बेफिक्री से बैठ गई और गर्दन घुमा घुमा कर उसके खामोश घर का जायजा लेने लगी। पहले मेरी बात का जवाब दो। कौन सी बात? उसने भवें उचकाई। मैंने पूछा है तुम कब आई और कैसी हो? उसने दोबारा से सवाल किया। ओह, मैं तो रात को आई थी। और दूसरा सवाल तुमने पहले नहीं पूछा था, ये मजीद क्यों इजाफा किया है? वो टांगे दाएं बाएं जलाते हुए उल्टा उसी से पूछने लगी। अरे बाबा, पहले नहीं पूछा, मगर अब तो पूछ रही हूँ ना। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आयशा बीबी न जाने कहाँ कहाँ से बातें निकाल रही थी कि ख़त्म होने का नाम तक न ले रही थी। उसने 2-3 बार लंबी लंबी सांसें खारिज की, कानों में उंगलियां चलाई, आंखें फाड़ फाड़ कर उस चलते रेडियो को देखा, जो ना तो सेल का इस्तेमाल करता था, ना ही बिजली का। फिर एकदम रेडियो का वॉल्यूम कम हो गया। किसी ने उसे पीछे से खींचा था। हाय मर गई मैं। वो पीछे गिरती गिरती बची। मैंने तुम्हें किधर भेजा था और तुम यहाँ स्टार्ट हो चुकी हो? अरे अम्मी। दूसरी जानिब उसकी अम्मी थी। ये बताओ, मैंने तुम्हें किस काम से भेजा था? ओह, याद आया। उसने अपने सर पर चपत रसीद की तो ईर्षा को हंसी आ गई, जबकि उसकी अम्मी ने पीछे से उसे 2 हाथ जड़ दिए थे। मार क्यों रही हैं? बता तो रही हूँ ना। वो फिर गिरते गिरते बची। अब क्या फ़ायदा, फ़ोन तो बंद हो चुका है। तू कर अपनी गुफ्तगू। नालायक, बदतमीज़। अम्मी के डांटने पर वो सर खुजाने लगी थी।
सॉरी यार, याद नहीं रहा। मैंने भी आंटी का पूछा पर तुमने मुझे अपनी बातों में लगा लिया, और अंकल को शायद जल्दी थी इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। अंकल? कौन अंकल? वो हैरान हुई। वही तुम्हारे ससुर। वैसे तुम सास नंदो वाला ड्रामा देखती हो। मेरे ससुर? उसने उसकी दूसरी बात का कोई जवाब न दिया। हाँ, तुम्हारे फादर इन लॉ जो कनाडा में मुकीम हैं। क्या? उसे कनाडा में मुकीम कोई और भी याद आया था। हाँ भाई, उन्हीं की कॉल थी। आंटी को बुला रहे थे पर अब तो देर होगी। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ससुर साहब हैं? उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ते देखकर वो मुश्कूक हुई। हाँ पता है, समीर ने बताया था। उसने झट बात बताई, वरना उसे क्या पता था समीर का कोई रिश्तेदार कनाडा में होता भी है या नहीं। बेटा, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। आयशा की अम्मी एक बार फिर बोली। शायद फ़ोन फिर आया था मुझसे। हाँ बेटा, तुमसे। जल्दी आओ। वो जाना तो ना चाह रही थी, फिर उस डर से कि कहीं समीर बाद में उसे बुरा भला ना कहे, वो फ़ोन सुनने चली गई। वो उन्हें जानती कब थी? आलिया बेगम को भी उसने शादी पे पहली बार देखा था। इससे पहले वो किसी से वाकिफ़ ही न थी। अभी तक तो उसने हानिया आपी और उमैर भाई को भी नहीं देखा था, सिर्फ नाम से वाकिफ़ थी। लेकिन वो हैरान थी कि आलिया बेगम ने अपने शोहर के बारे में उसे जिक्र क्यों नहीं किया था। उसने धड़कते दिल के साथ अली मोहब्बत से बात की। वो बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से उससे बात कर रहे थे, उसे बार बार शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। बार बार कभी सानिया, सना, हानिया का पूछते, कभी उमैर और समीर का। वो जू जू उनसे बातें कर रही थी, हैरान होती जा रही थी, क्योंकि वो उससे काफ़ी हैरानगी वाले सवाल कर रहे थे। मसलन, समीर कहाँ जॉब कर रहा है? उमैर आजकल कहाँ रह रहा है? हानिया की बेटी ठीक है? सना सानिया का क्या हाल है? आलिया बेगम गुस्सा करती हैं या उसी तरह सादगी से ज़िंदगी बसर कर रही हैं? वो तो इनके सवालों पे ही हैरान रह गई थी, समझ न सकी कि वो इस तरह क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि वो सबके बाप और आलिया बेगम के खामन थे, फिर वो इस तरह जो खरोश और खुशी खुशी इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे थे? कभी कभी वो इतने जोश से सवाल पूछते पूछते एकदम से अफसरदा हो जाती, उनकी आवाज़ में नमी से घुल जाती, उनके लहजे का उतार चढ़ाव उससे छुपा न रह सका। लेकिन वो उनसे इतनी बेतकल्लुफ़ न थी कि फट से उनसे कोई ऐसी बात दरियाफ्त कर लेती। लेकिन कोई बात ऐसी थी जो दिल में बार बार खटक रही थी, लेकिन वो ज़बान पर न ला रही थी। दरअसल बेटा, पूरे 9 माह बाद घर बात कर रहा हूँ ना, इसलिए सब एक ही दफ़ा पूछ लेना चाहता हूँ। वो उसकी खामोशी भांप कर ज़रा सा मुस्कुराए। अली मोहम्मद नाम तो उसका जाना पहचाना था, और शायद वो यकीनी पहचान चाहती थी। और हाँ बेटा, आलिया को बता देना मैंने ड्राफ्ट भेज दिया है, उन्हें जल्दी मिल जाएगा, और मेरा सबको सलाम कहना। और हाँ, अगर हो सके तो। वो ज़रा से रुके तो वो ठटक सी गई। समीर को भी दे देना। इस बार वो खिलखिलाए थे, जबकि वो माउथ पीस को घूरती रहेगी। जाने कैसी उलझी शख्सियत है ये भी, वो घर वापस आते हुए सोच रही थी। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ी। वो वहाँ बैठा उसी रिसाले की बरगर्दानी कर रहा था। वो कुछ देर कबल वो यहीं रख कर गई थी। कहाँ गई थी? उसे अपने करीब आता देख वो दर्श लहजे में बोला, फिर उठकर खड़ा हो गया। वाइट क्लिफ लगे कपड़े हवा के जोर से फड़फड़ा रहे थे। इधर आसिया आंटी के यहाँ उसके सिल्की बाल भी उड़ने लगे। वो एक हाथ से उड़ती लटों को कानों के पीछे उरसने की कोशिश करने लगी। सुर्ख कपड़ों का हमरंग दुपट्टा भी शो हुआ जा रहा था। वो कभी दुपट्टे को संभालती, कभी उड़ते बालों को। उसके जवाब पे वो चुप सा हो गया। लगता है आज बारिश होगी। वो उसके सुर्ख कपड़ों में खिलती रंगत को एक नज़र देखकर आसमान की तरफ देखने लगा। होगी नहीं, बल्कि होगी है। उसके माथे पे बारिश की पहली हल्की सी बूंद पड़ी थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह! वो उसकी मासूम अदा पर हल्के से मुस्कुराया। चाय की तलब महसूस हो रही थी। वो उसके होशरुबा हुस्न से निगाहें चुराकर अपना मुद्दा बयान करने लगा। बारिश के कतरे जैसे जैसे उसके ऊपर गिर रहे थे, वो उसके होश उड़ा रही थी। सुर्ख कॉटन के कपड़े, उड़ता दुपट्टा, हवा में झूलते बाल, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, सफ़ेद सफ़ेद नर्म नाजुक कलाइयाँ, और उन पे सजी सुर्ख चूड़ियाँ। इसके अलावा उसका भीगता वजूद, उसे तो वो क़यामत ही लग रही थी। वो जल्द अज जल्द यहाँ से दूर हो जाना चाहता था। ठीक है, वो एक दो बार बहकावे में आ गया था, लेकिन अब वो बहकना नहीं चाहता था, या फिर वो मज़ीद अपने आप को उसके सामने ज़ेर नहीं करना चाहता था। ये फ़ैसला उसने रात को ही किया था, इसलिए वो बार बार उसके सरापे से निगाहें चुरा रहा था। लेकिन ये उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। आप अंदर चलें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो खाली कप और सलार सीढ़ियों से उठाती हुई किचन की जानिब भर गई। पीछे वो उसकी पीठ पे झूलती लंबी स्याह चोटी को देखता रह गया। हुस्न तो माशाल्लाह गज़ब का है। हर बार की तरह अब भी दिल ही दिल में उसने एतराफ़ किया था। जब वो चाय लेकर आई, वो कमरे के वस्त में खड़ा था। पहले तो वो ज़रा सा ठटकी, फिर नॉर्मल सी होकर उसे चाय पकड़ाने लगी, जबकि वो उसे घूरे जा रहा था। चाय पकड़ने के लिए उसने हाथ न बढ़ाया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। आसिया आंटी के घर किसका फ़ोन सुनने गई थी? उसके सख्त लहजे ने उसे डरा सा दिया। आपके अब्बू का था वो। किसकी इजाज़त से? उसने तुर्ची से उसकी बात काटी। आप घर पर ना थे तो तुम उनसे बातें करने चल दी। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। वो खौफज़दा सी होगी। कभी मैंने तुमसे कहा है कि उनसे बात करना? वो आसिया आंटी ने कहा था अगर अम्मा घर पे नहीं तो मैं बात कर लूँ। किस हैसियत से? वो एकदम चुप सी हो गई। उसने तो अपनी तरफ से भला ही सोचा था कि हो सकता है मेरे बात न करने पर समीर नाराज़ हो जाए, इसीलिए वो चली गई थी। और अब यूँ गुस्सा हो रहा था
जैसे उसने कोई गुनाह कबीरा कर दिया हो। हैसियत बचा सकती हो अपनी। उसके लहजे की सख्ती से मालूम हो रहा था वो बहुत गुस्से में है। वो चुप ही रही। जवाब देकर वो उसे और भड़काना चाहती थी। मैंने क्या पूछा है? वो चाय का कप मेज़ पर रखकर वापस पलटने ही लगी थी कि उसके गरजने पर वो एकदम से रुक सी गई। नज़रें उठाकर एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीमी आवाज़ में जैसे गर्राई, बीवी हूँ मैं आपकी, और जिनसे बात की है वो ससुर है मेरे। ओह बीवी! वो इस्तेहज़ाइया हंसा, लेकिन आंखों में शदीद गुस्से की लहरें अभी भी मौजूद थी। उसने सख्ती से उसकी कलाई थाम ली। वो ससुर पहले थे या फिर अब हैं? वो गुस्से की इंतहा पर था। समीर, वो चीख उठी, क्या कहना चाहते हैं आप? उसका पूरा वजूद कांपा था, लेकिन वो जब्त कर गई। वो एक बार फिर मुस्कुराया। खुद को मेरी बीवी कहती हूँ, हालांकि मैंने तुम्हें अभी दिल से बीवी कबूल नहीं किया। वो एक बार फिर चुप सी हो गई। यही मकाम था जो उसे अपनी ही नज़रों में गिरा देता था। उसने उसकी कलाई को ज़रा सा दबाया। बहरहाल वो फिर से संजीदा हुआ। आज तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि तुम जानती नहीं हो, लेकिन आइंदा अगर मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उनसे बात की तो फिर तुम्हारे हक़ में बेहतर ना होगा, क्योंकि वो मेरे बाप नहीं है। उसने गरीफ ज़रा और सख्त की। लेकिन वो तो कहते हैं कि उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन दर्द की वजह से बिलबिला कर रह गई। कहने से क्या होता है? खैर आइंदा तुम याद रखना, ना तो वो मेरे बाप हैं ना ही तुम्हारे ससुर। वो एकदम से नॉर्मल हुआ। उसकी कलाई को झटका देकर एकदम से छोड़ दी। और हाँ, एक और बात। उसने मेज़ पर से चाय का कप उठाया और लबों से लगाकर एक घूंट भरा। आइंदा मेरे सामने इस लहजे में बात मत करना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे सामने इस तरह करो। नॉर्मल तो वो हो गया था, लेकिन उसके लहजे में इश्तियाल अब भी था। वो मन में कई सवाल लिए चुपचाप बाहर निकल आई। बारिश तेज़ हो चुकी थी। आम का दरख्त हवा के संग झूम रहा था। सेहन में लगे छोटे छोटे पौधे भी नहाने और निखरने में मशगूल थे। वह बरामदे के पिलर के साथ टेक लगाकर बरसती बारिश को देखने लगी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ उसकी आंखों से भी बारिश रवा हो चुकी है। समीर अली, मुझे कब तक ये याद दिलाते रहोगे कि मैं सिर्फ रहम और हमदर्दी की वजह से यहाँ हूँ? मुझे कब भूलने दोगे ये बात कि सिर्फ तरस की बिना पर तुम मुझे यहाँ लाए हो? आंखों से बरसती बारिश ज़रा और तेज़ होगी। जानती हूँ मैं तुम्हारी खातिर, तुम्हारे दिल में मेरी कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी नज़र में मेरे लिए हमदर्दी है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम है, तरस है। लेकिन तुम कोई हैसियत बनाने दो तो मैं बनाऊँ ना। वो टिकटिकी बांधे छोटी छोटी बूंदों को देखे जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहती बूंदें देखने के लिए कोई न था। कौन समझे इन बरसती बूंदों को? कभी सावन कभी भादों में यूं झड़ी लगती है जैसे नीले फलक को सब्ज ज़मीन को तर करने का बहुत एहसास हो, जैसे नीले आकाश को सब्ज धरती का बहुत ख्याल हो। लेकिन कौन जाने इन बरसती बूंदों को किसी को तर्क करने में ही कितने दिलों को दुखी कर जाती है। उसने एक सिसकी सी ली, फिर हाथ बढ़ाकर अपने गालों पर गिरती बूंदों को चुनने लगी। समीर अली, तुम क्या जानो, जुल्म मुझ पे पहले होता था या अब हो रहा है। बाद में उसे खुद पे काबू न रहा तो वो वहीं बैठकर ज़ारों की तार रोने लगी। वो बाहर आया तो उसे सामने बरामदे में अपनी ही तरफ पुश्त किए बैठा देखा। ओह, तो बारिश का नज़ारा हो रहा है। वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ गया। पूरी रात बारिश होती रही। अगली सुबह बहुत निखरी निखरी और खुशगवार सी थी। वो अभी तक सो रहा था। उसने झाड़ू उठाकर सेहन में बिखरे तमाम तिनके और कागज़ वगैरह इकट्ठे किए। आम की एक टूटी शाख को खींचकर उससे अलहदा किया। नीचे गिरे सब्ज पीले आमों को टोकरी में डाला और उन्हें किचन में रखे। वो जागा तो उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। वो नहाकर किचन में ही आ गया। शुक्र है थोड़ी गर्मी तो ख़त्म हुई, वह बैठते ही बोला। उसने चाय खामोशी से उसके सामने नाश्ता रखा और खुद बाहर चली गई। मोतिया के कई पौधे क्यारियों से बाहर पड़े थे। कई फूल हवा के जोर पर दाएं बाएं बिखरे थे। कई छोटी छोटी डालियां टूटते टूटते बची थीं। वो झाड़ू से एक बार फिर क्यारियों के किनारे साफ करने लगी। मोतिया की बेलों को एक बार फिर बांध कर दीवार के साथ चिपका दिया। पौधों को भी सीधा किया। जो शाखें टूटने वाली थी उन्हें धागे से बांध दिया। नीला अफक बहुत दिलकश लग रहा था। निखरा निखरा साफ मौसम उसे हमेशा से पसंद था, खासकर जब भी वो खाला के घर जाती। इसी तरह के मौसम के लिए दुआ करती, और अगर रब ताला करम कर देता तो वो दिल खोलकर इस मौसम को एंजॉय करती। रोशीन, नौशीन, अफशीन और छोटी खाला की दुआ सभी उसके साथ इस मौसम में खूब धमाचौकरी मचाती थी। साथ फहद और असद भी शामिल हो जाते। अलबत्ता उमैर, जो घर में सबसे बड़ा बच्चा था, उनको हर वक्त सरजनिश करता रहता था। रोशीन और नौशीन की शादी हो चुकी थी, जो खाला ने बड़ी तगदो के साथ 2 साल कबल ही की थी। खालू बेचारे हर वक्त बीमार रहते तो उमैर ने तलीम अधूरी छोड़ दी और बड़ी दिक्कतों से एक प्राइवेट फर्म में जॉब हासिल कर ली। बाद में वो बड़ी मेहनतों के बाद कनाडा चला गया। खाला और खालू ने उसे कितना रोका था, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही रट थी कि वो अफशीन, दुआ, फहद और असद का मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहता। सिर्फ वो उन्हीं के लिए जाएगा। ये सच ही था कि उसे सब छोटों के मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी। अब कौन से बड़े हैं? वो अक्सर उनसे कहती, बड़ा तो हूँ, ये और बात कि सिर्फ तुम्हें नज़र नहीं आता। चलो खैर, कभी तो नज़र आएगा। वो हमेशा शरारत से उसे कहते थे। जो अब अनमोल खफकी से देखती तो वो कान पकड़ लेते। वो कितना इसरार करते थे कि वो भी चचा के घर रहने के बजाय इधर ही रहे, लेकिन वो उनकी सफ़ेद पोशी से वाकिफ़ थी।
انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے ہر بار انکار کر دیتی۔ خالہ جانتی تھی وہ کیوں انکار کرتی ہے، چاہتی تو وہ بھی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن وہ اپنی غریبی دیکھ کر منہ سے لیتی۔ پہلے ہی وہ چھوٹی بہن کی بیٹی دعا اور اسد کو پال رہی تھی۔ بے شک فائز علی منہ سے کبھی کچھ کہتے نہ تھے، لیکن وقت آنے پر ان کے ماتھے پہ شکنیں ابھر سکتی تھیں۔ وہ اسی وقت سے ڈرتی تھیں۔ وہ اس سے بھی واقف تھیں کہ چچا کے گھرانے کا رویہ اسے کوئی خاص بہتر نہ تھا، لیکن اس کی طرح انہوں نے بھی منہ کو سی اور آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ انہوں نے سب قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ قسمت کے کھیل عجب نرالے ہی ہوتے ہیں، آج کہاں نہ جانے کل کہاں۔ جو بات وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی بات ہو جاتی ہے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ ایسا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ تبھی تو اسے قسمت کہتے ہیں۔ اس نے آسمان سے نظریں ہٹا کر پیلے اور سرخ گلابوں پہ بیٹھی شہد کی مکھیوں کو دیکھا، پھر لمبا سا سانس لے کر باقی کے کام نپٹانے لگی۔ اماں آ گئی تھیں، ان کے ساتھ 2 بچے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا بھی تھا۔ پوچھنے پہ پتہ چلا وہ عمیر بھائی، ان کی بیوی شگفتہ اور ان کے ریان اور اذلان بیٹے ہیں۔ وہ پوری رات بارش ہوتی، وہ سب اس سے بہت محبت سے ملے۔ جواباً اس نے بھی گرم جوشی دکھائی، البتہ سمیر ان سے اکھڑے اکھڑے انداز میں ہی ملا تھا، نہ بچوں کو پیار کیا، نہ ہی عمیر کو گلے لگا کر ملا، بس ان سے مصافحہ کیا اور چلتا بنا۔ بھابی نے زبردستی ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے بالوں کو چھیڑ دیا تھا۔ اس نے بعد میں دیکھا وہ ریان اور اذلان سے بہت پیار سے کھیل رہا تھا۔ نہ جانے کیا معاملہ ہے ان باپ بیٹوں میں، وہ الجھ کر رہ کے پھر رات کو اس نے اماں سے پوچھ لیا، بات تو کوئی نہیں ہے، پر سمیر کسی کی مانتا نہیں، خام خواہ بگڑتا ہے۔ لیکن اماں، کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے سمیر ایسا کرتے ہیں۔ وہ ان کے بازو دبا رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اسے محبت سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تیرا ساتھ تو کسی نصیب والے کو ملنا چاہیے تھا، پر کیا کریں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اسی لیے تو ایک ناقدرے کی زندگی میں آ گئی۔ اماں چھوڑیں اس بات کو، سمیر جیسے ہیں ٹھیک ہیں، آپ مجھے ان کے پیچیدہ رویے کے بارے میں بتائیں۔ اس نے فوراً اماں کو کچھ اور کہنے سے روکا۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات بتاتی۔ سمیر دروازے پر دستک دے کر اندر چلا آیا۔ اماں، یہ صاحب آج یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی پوچھا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ اس کا بھی گھر ہے، اماں نے فوراً کہا۔ یہ گھر نہ تو اس کا ہے اور نہ ہی اس کے باپ کا، یہ صرف ہمارا گھر ہے، ہمارا، زور زور سے بولا تھا۔ اماں افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے تمہارے دماغ میں کون سا بھوسا بھرا ہوا ہے، چل ادھر بتاؤ کیوں غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ اماں نے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ کر سن رہی تھی۔ کیا بتاؤں؟ صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ یہاں نہ آیا کرے، یہ صرف سمیر کا گھر ہے، اسے برا لگتا ہے اس کا یہاں آنا، کسی دن دھکے دے کر نکال دے گا، ہے نا؟ انہوں نے درشی سے اس کی بات کٹی تو اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ رنگی۔ جب سب کچھ جانتی ہے تو کہتی کیوں نہیں؟ کیونکہ ماں اپنے بیٹے کو اس طرح کہہ سکتی ہے؟ بیٹا، ہوں، اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ عرصہ غور سے دیکھنے لگی۔ ہوں شو مت کرو، اماں ترخ کر بولی تھی۔ اچھا جی، اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ اماں اس کی بات پہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی، پھر خاموش ہو کر اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھنے لگی۔ نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے، یہ ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کبھی ایک آ جاتا ہے، کبھی دوسرا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ لیکن اماں، آپ انہیں بتا دیں، سمیر وہ پہلے والا ڈرپوک اور بزدل نہیں ہے، اب یہ منہ توڑ کے جواب دینے والا بن چکا ہے۔ وہ ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ عرصہ تو اس کے غصے سے پہلے ہی خائف رہتی تھی، اب مزید ڈر گئی۔ اور ان کا وہ باپ علی محمد صاحب، اپنے آپ کو تمیز سے ناپ لو، تو وہ تمہارا بھی باپ ہے۔ اماں نے اسے پھر سے ٹوکا تو اس نے سر جھٹک دیا۔ عرصہ اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھے گئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لبوں کو اس نے سختی سے بھینچ لیا تھا۔ عرصہ جانتی تھی وہ جلد ہی اپنا غصہ قابو میں کر لے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ لمبی سی سانس لے کر جب بولا تو سوائے لہجے کے اس کے چہرے پہ اور کہیں کرواہٹ کا نام نہ تھا، صرف لہجہ تھا جو بہت سخت اور کڑوا تھا۔ جب میں نے ان سب کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے تو انہیں بھی چاہیے مجھے میری مرضی سے جینے دیں، مجھے بار بار تنگ نہ کریں، کیونکہ اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ خون کے رشتے کو کون جھٹلا سکتا ہے بیٹا؟ کوئی بھائی اپنے بھائی سے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے انکاری ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اس سے کیا؟ میں صرف یہ جانتا ہوں، نہ تو میرا کوئی باپ ہے نہ بھائی، میری صرف 2 بہنیں ہیں اور ایک ماں، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر ان لوگوں نے ہمارا اب بھی پیچھا نہ چھوڑا تو جان لیں میں کچھ کر گزروں گا۔ وہ سخت مشتعل ہو رہا تھا، اس سے ٹکر لے کر اسے قائل کرنا آسان نہ تھا۔ پتھر اور سمیر میں کوئی فرق نہ تھا، اب الٹا اپنا ہی دماغ خالی ہوتا۔ یہ اماں جانتی تھی، اس لیے خاموش ہوگی۔ جانتی تھی وہ اب دھمکیوں پہ اتر آئے گا، اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ بھی جا کر عمیر سے لڑ پڑتا۔ پہلے بھی کئی دفعہ وہ اس سے بدتمیزی کر چکا تھا، حالانکہ وہ اس سے بڑا تھا، اور اب اماں مزید بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ چپ کر کے اس کی دھمکیاں، اس کا غصہ، اس کا اشتعال سنتی رہی۔ وہ جتنا بولتا چاہتا تھا اسے بولنے دیا، خود خاموشی سے سنتی رہی اور حیرت سے کبھی سمیر کو کبھی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ بس کر، اور کتنا خون جلائے گا؟ تو ہی ہے جو دل میں کینہ بغض رکھے ہوئے ہے۔ ان بیچاروں نے گنوایا کیا ہے تمہارا؟ وہ ماں ہے تمہاری، باپ ہے تمہارا، نہ بھائی کا ادب نہ بہن کا لحاظ، اپنی طرف سے ہی دشمنی مول لی ہے۔ اماں بیچاری کیسے اسے سمجھاتی؟ ان کو تو سمجھانا بھی نہ آ رہا تھا، بلکہ پوری زندگی وہ اسے سمجھا نہ سکی تھی۔ نہیں، وہ میرے کچھ لگتے
जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें महरूमियों में रखा, हमें फ़र्क रखा, तुम्हें अपना जैसा ना समझा, वो मेरे कुछ भी नहीं लगते और आपके भी कुछ नहीं है। उसकी ज़बान जहर उगल रही थी। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रख दिया, फिर तासुब से सर हिलाने लगी। न जाने तू किस पे चला गया, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। और हाँ अम्मा, उसे कुछ और याद है। इस लैंडलॉर्ड से तेरी इस बहू ने मुझसे इजाज़त लिए बगैर फ़ोन पे बात की थी। खुदा जाने इस वक्त ये मेरे हाथों से कैसे बच गई। अब इसे समझा दे, अगर ये मेरी हुक्म अदूली करेगी तो इसकी मौत लाजिम है। इसे अच्छी तरह समझा दे। उसकी तरफ रुख करके वो उसे घूरने लगा तो सर झुका गई। अब जाने अम्मा क्या कहेंगी। नेकी गले पड़ गई, वो शर्मिंदा सी हो गई। वो उठ कर चला गया तो उससे सर न उठाया गया। वो अम्मा से भी बहुत सख्त शर्मिंदा थी। अम्मा, मुझे आसिया आंटी ने कहा तो मैं चली गई। भला मुझे क्या पता था कि आप इनसे नाराज़ हैं। उसने खुद ही सफाई पेश करनी चाहिए, जबकि अम्मा उसके और करीब हुई। चल छोड़ इन बातों को, ये बता इन्होंने क्या कहा। वो तुमसे बात करके खुश थे। उन्होंने समीर का पूछा और क्या कह रहे थे। उनके पुरजोश अंदाज पे उसकी शर्मिंदगी उड़न छू हो गई। वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। ए तेरा मियाँ ही पट्ठे पुट्ठे कामों वाला। चल तू ये बता। उन्होंने खुशी खुशी उससे सब कुछ पूछा था। उसने भी उन्हें एक एक बात बता दी। आइंदा भी अगर तू अपने ससुर से बात करी ना तो समीर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, एवं बखेरा डालेगा। आखिर में उन्होंने कहा था। मुनाफी में सर हिलाने लगी। नहीं अम्मा, अगर समीर को ये सब बुरा लगता है तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए। अच्छा, तुम भी अपने मियाँ की तरफ हो। अम्मा ने मसनूई खफगी से घुरा। वो मेरे शोहर हैं अम्मा, उनकी हर बात मानना मेरा फ़र्ज़ है। उसके कहने पे अम्मा ने उसे साथ लिपटा लिया। मुझे फ़ख्र है तुम पर बेटा, काश समीर भी तुम्हारी तरह होता। अम्मा, वो अच्छे हैं लेकिन खुद को साबित नहीं करते। चल हट, बड़ी आई उसकी हिमायत करने वाली। उन्होंने एक बार फिर उसने मसनूई नाराज़गी दिखाई। अम्मा, आप मुझसे बेहतर जानती हैं उन्हें। उसने उनके हाथ थाम लिए। जानती तो हूँ। वो मुस्कुराई। चल अब तू जा, कहीं वो अब फिर खफा ना हो जाए। वो उठ खड़ी हुई, पैरों में चप्पलें फंसा कर बाहर निकल गई। पीछे अम्मा सिद्ध के दिल से इन दोनों के लिए दुआ करने लगी। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो आंखों पर बाजू रखे चित लेटा था। सहन में उमर वगैरह सो रहे थे, इसलिए वो उनकी जिद में अंदर सो रहा था। वो हमेशा ही ऐसा करता था। जहाँ वो बैठते उठ खड़ा होता, जहाँ वो खड़े होते वो जगह छोड़ देता। एक तरह से जहाँ वो होते वहाँ ना पाया जाता। अब भी वो इन्हीं की जिद में अंदर सो रहा था। शुक्र था इतनी गर्मी न थी। मुसलसल बारिशों ने फिजा में खनकी पैदा कर दी थी। पंखे बंद होने की वजह से भी अंदर अच्छी खासी खनकी फैली हुई थी। उसने दोनों पंखे ऑन करके दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर अपने बिस्तर पर चली आई। आ गई। उसने बाजू हटाकर उसे देखा। जी, लाइट ऑफ कर दूं। रहने दो। उसके कहने पे वो चुपचाप लेट गई। कुछ देर बाद उसने खुद ही उठकर लाइट ऑफ कर दी, फिर खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगा। बाहर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवाएं अपने जोर पर थी। वो जान सकती थी वो इस वक्त किसी गहरी सोच में था। कोई 10 मिनट के बाद वो पीछे मुड़कर देखने लगा। फिर वो खिड़की बंद करता, गहरी सी सांस लेता, वापस आकर लेट गया। समीर, परेशान है आप। अंधेरे में उसकी मध्यम सी आवाज़ उभरी। उसने सुन तो लिया लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। वो कुछ देर जवाब का इंतज़ार करती रही, फिर होले से उसके कंधे को छुआ। सॉरी समीर, मैंने आपको परेशान किया। कसम से मैं नहीं जानती थी अंकल से आपके ताल्लुकात नहीं हैं। मैं ये सोच कर चली गई कहीं बाद में आप नाराज़ ना हो जाए। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि आपको ये बात बुरी लगेगी। वो सख्त शर्मिंदगी से बोल रही थी। वो चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी तो कोई गलती नहीं, मुझे अम्मा ने या फिर आपने कुछ बताया भी तो नहीं था। वो फिर आहिस्तगी से बोली, तभी तो तुम्हें मैंने कुछ कहा नहीं। उसके कहने पर वो चुप सी हो गई। जानती हो ईर्षा, इन लोगों से मुझे नफरत क्यों है। वो उठकर बैठ गया। कोई अपना राज खोलने लगा था। वो भी उठकर बैठ गई। मेरे बाप ने 2 शादियां कर रखी हैं। उसने अपनी तरफ से गोया धमाका किया, लेकिन ईर्षा उन दोनों माँ बेटे की बातों से ये राज पहले ही जान चुकी थी, इसलिए इतनी हैरान न हुई। ज़ेबुन्निसा मेरे बाप की पहली बीवी है। नहायत झगड़ालू किस्म की औरत है। मेरी माँ से अब्बू ने मोहब्बत की शादी की। अब्बू के पहले भी 2 बच्चे थे। वो मेरी अम्मा को उसी घर ले गए जहाँ पहले ही उनकी एक बीवी थी। वो होले होले बोल रहा था। वो हर वक्त अम्मा से लड़ती झगड़ती थी, अम्मा को ताने तशने देती। फिर अम्मा की भी 3 औलादें हो गई। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि वो मुश्किल सुन रही थी। सानिया, सना और मैं। मेरे आने से बड़ी अम्मा को बहुत दुख हुआ था। वो किस दिन बीमार पड़ गई। मेरी अम्मा को इस नाजुक हालत में मजबूरन घर का सारा काम करना पड़ता था और वो मज़े से सारा दिन सोती रहती। अम्मा मुझ पर इतनी तवज्जो न देती थी, इसलिए मैं बीमार पड़ गया। बड़ी अम्मा अब्बू को दिखाने की खातिर मुझे अपने इस पास सुला लेती। मैं सारा सारा दिन रोता रहता, लेकिन बड़ी अम्मा को मुझ पर तरस ना आता। वो मेरी अम्मा को मेरे पास ज़रा सी देर को भी ना आने देती। मेरे ख्याल में तो वो मुझे रुलाती भी वो ही थी। उन्हें मज़ा आता होगा ना मेरे रोने से। आहिर सोकन की औलाद बल्कि बेटा था। हसद और जलन तो उन्हें थी ना। ईर्षा को उसकी इस दुखी बात से हंसी तो बहुत आई, लेकिन वो जब्त कर गई। क्या पता वो सच ही ना कह रहा हो। और फिर से उसके पथरीले चेहरे को देखने लगी। उमैर भाई मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े थे, लेकिन घर में हर बात उन्हीं की मानी जाती। जो वो कहते वही होता, जो मैं कहता फट उससे इनकार कर दिया जाता। अब की बार उसका लहजा बहुत सख्त और कड़वा सही, मगर टूटा फूटा ज़रूर था। रोज़ खाना उनकी पसंद का बनता, तमाम कपड़े उनकी पसंद के बनते, जिस खिलौने की तरफ इशारा करते वो उनका हो जाता।
अक्सर उनकी नज़र मेरे खिलौनों पे ही ठहरती थी। फिर मेरी अम्मा अब्बा के डर से मुझसे वो खिलौने छीन कर उन्हें दे देती। जिस स्कूल में उनका जी चाहता वहाँ उन्हें दाखिल करवा दिया जाता। मैं अपनी मनपसंद चीज़ों को तरसता रह जाता और वो मुझसे पहले ही ले लेते। जिस स्कूल में मैं पढ़ना चाहता वो ज़िद करके वहाँ से मेरा दाखिला रुकवा देते। मुझे अपने साथ घसीटते रहते। रोज़ाना घर आकर अब्बू से मेरी झूठी शिकायतें करते। फिर अब्बू को बड़ी अम्मा भी खूब पढ़ाती थी। वो हर रोज़ अपने जूते से मेरी मरम्मत करते। मैं चीखता चिल्लाता तो अम्मा मुझे छुड़ाने को आगे बढ़ती। साथ अब्बू उन्हें भी डर लेते। फिर मुझे कम और अम्मा को ज़्यादा मारते। एकदम उसका लहजा रुंध गया। तुम नहीं जानती ईर्षा, इन सब ने हम पर कितना जुल्म किया है। हानिया बाजी थोड़ी बहुत अच्छी थी। अब्बू से मुझे छुड़वा लेती, लेकिन बड़ी अम्मा और उमैर भाई बहुत बुरे थे। जब अब्बू मुझे मारते तो वो खुश होते, मुझ पे हंसते थे, और उमैर भाई तो बाकायदा मेरे साथ रोकर मेरी नकलें उतारते थे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था। मैं सिवाय गालियों के उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। मैं उन्हें खूब बुरा भला कहता, अम्मा को रोते हुए चुप कराता था। सानिया सना न जाने बड़ी अम्मा से डर के कहाँ छुपी होती। बाद में जब मैं स्कूल से उमैर भाई की शिकायतें लेकर आता तो अबू उन्हें मारने के बजाय उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ते कि मैं झूठ बोलता हूँ, उनके बारे में कहानियाँ गढ़ता हूँ। मुझे पता था वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो बहुत दुख से कह रहा था। उसकी आवाज़ में नमी सी घुल गई। वो थोड़ी देर के रुका तो ईर्षा को लगा वो बहुत टूटा बिखरा शख्स है। बिल्कुल उसी की तरह उसने अपनी ज़िंदगी महरूमियत में गंवाई है। बिल्कुल उसी की तरह वो हमेशा टूटता रहा है। यानी फ़र्क तो दोनों में ही ना था। दोनों ही हमेशा टूटते रहे थे, बिखरते रहे थे। अगर उसने बड़ी अम्मा की ज़्यादतियाँ सही थी तो उसने चची से यही सब कुछ पाया था। अगर अबू से भला भला कहते थे तो उसके चचा का सलूक उसके साथ यही था। जो रवैया उमैर और हानिया का उसके साथ था, वैसे ही रवैया चचा की औलाद का वो सहती रही थी। दोनों ही ने बहुत मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। दोनों ने ही बहुत सख्तियाँ झेली थी, बहुत ज़्यादतियाँ सही थी, बहुत जुल्म हुआ था दोनों पर। बेदर्दी, नाइंसाफ़ी, सफाकी, जुल्म सब कुछ हुआ था उनके साथ। दोनों में फ़र्क तो कोई ना था। फिर मुझे भी सबसे नफ़रत होती चली गई। अब्बू, उमैर, बड़ी अम्मा और हानिया बाजी, सभी से मैं नफ़रत करने लगा। मैं और उमैर भाई दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो मुझसे सीनियर थे। कॉलेज में एक लड़की से उन्हें मोहब्बत हो गई। वो लड़की किसी बात पर उनसे नाराज़ हो गई। उसका रवैया बहुत ख़राब था। इससे ज़्यादा उसकी बातें वो उमैर से मेरी बुराइयां कर रही थी। मैंने सुना तो गुस्से से बिफर गया। उसके साथ उसका कज़न भी था। मैंने देखा भाई बार बार उनसे सॉरी कर रहे थे। मुझसे उनकी ये हालत देखी न गई तो मैं लड़की के कज़न पर झपट पड़ा। अब की बार उसकी आंखों में जो चमक उभरी वो ईर्ष्या से छुपी न रह सकी, और फिर मैंने उसका सर फाड़ दिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, लेकिन फिर वो एक बार फिर अफसरदा सा हो गया। भाई ने घर आकर मुझे खुद भी मारा और अब्बू से भी पिटाई करवाई। उसने लंबी सी सांस ली और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। पानी है जी। मैं जल्दी से साइड टेबल पर हाथ मार कर गिलास उठाने लगी कि गिलास नीचे गिर कर किची किची हो गया। वो हंस दिया। अब अगर ये आवाज़ बाहर आई तो भाई समझेंगे मैं उनका गुस्सा गिलासों पर निकाल रहा हूँ। उसने उठकर लाइट ऑन की और दूसरा गिलास तलाश करके पानी पीने लगा। वो चुपचाप उसे देखे गई। उसने पानी का गिलास भरकर उसको भी पकड़ा दिया। फिर पता है क्या हुआ? उन्होंने उस लड़की से शादी की हामी भर ली। अब की बार मैंने इस शादी के खिलाफ खूब शोर किया, क्योंकि वो लड़की मुझसे 2-3 बार बदतमीज़ी कर चुकी थी। मैं इस कॉलेज से ही निकल गया। शादी की तारीख रखती गई और तब मैंने फैसला किया इस घर में हम नहीं रह सकते। वहाँ हमारे लिए बिल्कुल भी जगह ना थी, ना तो घर में और ना ही अब्बू के दिल में। अब्बू और उमैर भाई से मेरी बात ना होने के बराबर रह गई। फिर मैंने लड़ झगड़ कर ये घर ले लिया। हम यहाँ तो चले आए, लेकिन इन लोगों ने हमारा पीछा न छोड़ा। वो फिर से लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर बैठ चुका था। अम्मा और बहनें न जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं। उन्हें देखकर यूं खिल जाती हैं जैसे वो उनके बहुत सगी हों। खैर, मैंने उनको इनसे ताल्लुकात रखने से नहीं रोका, लेकिन मैंने खुद उनसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता तोड़ लिया है। मैं ना उमैर भाई की शादी पर गया, ना ही हानिया बाजी की रुखसती पर। वो अपने सर के नीचे दायां हाथ रखकर सीधा लेट गया। वो इसी तरह बैठी हुई थी, उसे देखती रही। फिर एकदम से होले से बोली, नफ़रतों से कुछ हासिल नहीं होता समीर। शदीद नफ़रतें बंदे को चाट लेती हैं। दिल में कदूरते और सोचों में इख्तलाफात आ जाएं तो बंदा अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। तन और मन उसी वक्त छलनी होता है जब मोहब्बतों की जगह नफ़रतों को हासिल होती है। जब कुर्बतों की बजाय कदूरते दिल में समा जाएं ना, तो अपनी जान का दुश्मन बनने में 2 पल भी नहीं लगते। सारा घाटा अपना ही होता है, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। नफ़रत, शदीद तरीन नफ़रत, ये तीनों मकाम ही सख्त से सख्त होते हैं। इन मकामात तक पहुँचने वाला बंदा किसी का नहीं, अपना जानी दुश्मन होता है। वो बहुत हल्की आवाज़ में उससे मुखातिब थी। नफ़रत बंदे को पहले सिर्फ गिरफ्त में रखती है। शदीद नफ़रत अंधी है, अंदर जकड़ लेती है और समझ नहीं आने देती। और शदीद तरीन नफ़रत ना सिर्फ गिरफ्त मजबूत करके अंदर को जकड़ती है, बल्कि अपने तमाम पंजों को अंदर तक गार कर पूरे वजूद को काबू में कर लेती है। और जब पूरा वजूद ही नफ़रतों की जद में हो तो फिर जीने का कोई जवाज़ ही नहीं होता। जब मोहब्बत का कोई हल्का सा झोंका भी अंदर ना जा सके तो वजूद में गड़े पंजे पूरे वजूद को चीर फाड़ कर रख देते हैं। फिर खून ही खून होता है, मोहब्बतों का खून, नफ़रतों का खून। तभी तो कहते हैं एक पल की मोहब्बत भी मुर्दा दिल को जगाने का सबब बन सकती है। इसलिए इंसान को चाहिए वो उसी एक पल की आस ज़रूर रखे। क्या पता मुर्दा को इसी एक पल का इंतज़ार हो। लेकिन मेरा दिल मुर्दा नहीं है। वो जल्दी से बोला, मुझे इन सब से सिर्फ नफ़रत थी। वो भी शायद मैं इनसे नफ़रत करने के लिए दिल को खुद आमादा करता था, वरना मेरे दिल ने इस ऊपरी नफ़रत को हमेशा झुठलाया था।
میں جتنا چاہتا کہ ان سے نفرت شدید ہو، میرا دل اتنی ہی بغاوت کرتا، تبھی تو وہ نفرت شدید اور شدید ترین نفرت میں نہیں بدلی۔ لیکن میں یہ چاہتا ضرور تھا کہ میرا دل، میرا وجود سب ان لوگوں سے نفرت کرے، لیکن وہ ہلکا سا ہنسا۔ اماں سے ہی کہتی ہیں اپنوں سے جتنی نفرت کرو وہ اصل نفرت نہیں ہوتی، ظاہری نفرت کا بس ایک روپ ہوتی ہے۔ تو کیا میرے لیے یہ بات غلط ہے اور سراسر غلط ہے؟ میرے دل کو چاہے نہ صحیح، لیکن مجھے اپنے باپ اور ان کے اہل خانہ کی کوئی چاہ نہیں۔ بہرحال جو بھی ہے جانے دو، تمہیں میں وارن کر رہا ہوں، ان کے ناز نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لوگ صرف مطلبی ہیں، مطلب نکالنا انہیں خوب آتا ہے، تم ان سے ذرا دور ہی رہنا۔ اس نے صاف لفظوں میں اسے تنبیہ کی تھی، وہ کیا جواب دیتی، صرف جی کہا اور دراز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے اوپر سمیر کا بازو نظر آیا، وہ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا، نہ کوئی میٹھی سرگوشی، نہ خوبصورت لہجہ، نہ کوئی شوخ جملہ، نہ کوئی پیارا لفظ، صرف حق اور فرض، ضرورت اور بس۔ مطلبی اور مطلب پرست لوگ کیسے ہوتے ہیں سمیر، تم کیا جانو، تم تو خود ہی اس لسٹ کا اہم حصہ ہو۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں دبایا تھا، محبت سے نہیں خوف سے، کیونکہ وہ اس کے وحشیانہ سلوک سے واقف تھی۔ عمیر بھائی 2 دن رہنے کے بعد واپس چلے گئے۔ ثانیہ کی پریگننسی قریب تھی، اس کی ساس آئے روز بیمار رہتی، اسی لیے عاصم ثانیہ کے شوہر نے فون کر کے اماں کو کچھ دنوں کے لیے بلا لیا، اور اماں نے ہمیشہ کی طرح دونوں کو خوب تاکید کی تھی۔ وہ ایک بار پھر جاب کی تلاش میں مصروف ہو گیا، لیکن جدھر بھی جاتا گھر آ کر اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیتا۔ وہ کچھ دیر روتی، کہیں منہ چھپا کر بیٹھ جاتی، اسے کہنا کیا تھا، بس اس کی زیادتی پہ منہ سی لیتی۔ اب تو وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا وہ ادھر ادھر ہو جاتی، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی وہ یوں مشتعل ہو کر اس پہ گرجتا جیسے وہ اسے لایا صرف اسی کام کے لیے ہو۔ بعد میں وہ اپنی غلطی ہی ڈھونڈنی رہ جاتی، لیکن کوئی غلطی ہوتی تو اسے نظر آتی نہ۔ بڑی تگ و دو کے بعد ایک جاب اسے مل ہی گئی، لیکن اس کا غصہ ہر وقت ناک پہ ہی دھرا رہتا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا، اندر سے چیزیں پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں سہمی بیٹھی تھی، اندر جانے کی اس میں جرت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ارسا تھوڑی دیر بعد اس کی دھاڑتی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا، اس کو لگا اس کی تمام ہمت جواب دے گئی ہے۔ ایک بار پھر وہ چلایا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی، پیروں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ ارسا، وہ پوری قوت سے چلایا تو وہ تمام ہمت مجتمع کر کے اٹھی، ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ وہ فوں فاں کرتا باہر نکلا، سرخ نگاہوں سے اسے گھورا اور پھر اس کی نازک کلائی کو اپنی آہنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ وہ لڑکھڑائی تو بھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس نے دھکا دے کر اسے اندر گھسیٹ لیا۔ سامنے ہی میز رکھی تھی، اس کا پیر بہت زور سے میز سے ٹکرایا، وہ تکلیف سے دوہری ہو گئی۔ بتاؤ میں کس زبان میں تمہیں آواز دیا کروں، بتاؤ مجھے، وہ چیخا تھا اور جھٹکے سے اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس کا مڑا ہوا پیر دیکھ کر صرف ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کا بازو چھوڑ کر پھر سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس نے اتنے زور سے الماری کا پٹ بند کیا کہ وہ پھر سے کام کر رہ گئی۔ یوں بہانے کر کے کب تک بیٹھی رہو گی، اٹھو کوئی چیز لگا لو، کہیں سوج نہ جائے۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز لے کر باہر نکلتے ہوئے دھارا تھا، اس کے باہر نکلتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے چوٹ کا درد نہ تھا، بلکہ درد تو اپنے کالے نصیب کا تھا، اس نصیب کا جس درد سے وہ ہمیشہ بچنے کی دعائیں کرتی تھی، جس درد کو ہمیشہ اس نے جھٹلایا تھا، جس درد سے وہ دور بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ پائی تھی۔ اگر یہ میری زندگی ہے تو اس سے پہلے کیا تھی؟ اس زندگی میں اور اس زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ پہلے کی زندگی میں عذاب میری زندگی کا حصہ تھے، لیکن اب وہ عذاب میری زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے کچھ آس امیدیں تو تھیں، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ شاید زندگی کو صرف میرے ہی امتحان درکار ہیں، اب میں ان امتحانوں میں کہاں تک چلوں؟ نہ زندگی کو مجھ پہ ترس آتا ہے، نہ قسمت کو رحم، اور جس کو مجھ پہ رحم ترس آیا تھا اس نے مجھے ضرورت بنا لیا۔ ہاں، میرا وجود ضرورت ہی تو ہے، جو چاہتا ہے مجھے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، ہر ایک کے لیے میں ضرورت ہی تو ہوں۔ وہ اور دکھی دل سے سوچتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ایک بار پھر رو پڑی۔ ثانیہ کے گھر بیٹی ہوئی تھی، ابھی تک وہ ہاسپٹل میں تھی، اماں کو بھی کچھ دن وہیں رہنا تھا، یہ سب اسے سمیر نے ہی بتایا تھا۔ اس نے بھی ہاسپٹل جانا چاہا لیکن اس سے کہہ نہ پائی، وہ بھی بے حسی کی انتہا پر تھا، نہ اسے لے کر گیا نہ ہی اسے لے جانے کے لیے کہا۔ وہ تو اچھا ہوا ثنا آ گئی اور بھائی سے اجازت لے کر اسے بھی ساتھ لے گئی، یہ اور بات کہ وہ اس پہ خوب بگڑا تھا بعد میں کہ وہ اس سے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ جو اول دنوں میں تھوڑی بہت خوش ہوتی تھی کہ اب زندگی دشواریوں سے نکل آئی ہے، اب پھر سے مرجھا گئی تھی۔ پچھلے دنوں خالہ نہ جانے کہاں سے بھٹکتی ہوئی ادھر کو آ نکلی، اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے انہیں کافی حد تک مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی دودھ پیتی بچی نہ تھی کہ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے، اس کی پھیکی پڑتی رنگت اور اس کے سوجے ہوئے پیر سے کچھ جا نہ سکتی۔ پاؤں پھسل گیا تھا، خالہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی،
سر میں درد ہوتا ہے اس لیے رات کو سو نہیں سکتی۔ اس طرح کے نہ جانے اور کتنے اس نے بہانے بنا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا، اور وہ پتہ نہیں مطمئن ہوئی تھی یا نہیں۔ گھر کے کام ہی کتنے تھے، وہ صبح ہی صبح فارغ ہو جاتی۔ اگر سمیر گھر ہوتا تو سارا دن اسے دوڑنے بھاگنے میں لگتا، اور اگر نہ ہوتا تو وہ ہر کام منٹوں میں کر لیتی۔ اب بھی سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو پودوں کو پانی دینے لگی۔ پانی دینے کے بعد وہ مقصد ہی صحن میں ٹہل رہی تھی۔ پھر چائے کا موڈ نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے چائے بنا لی، لیکن بعد میں پینے کو جی نہ چاہا۔ جی بھاری ہو رہا تھا، اسے کچھ دنوں سے بہت کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن اس نے اتنا غور نہ کیا۔ اب ابکائی سے آئی تو وہ ابکائی پہ ابکائی کرتی چلی گئی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی گرنے لگا، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو چکی تھی۔ وہ منہ صاف کر کے تھک کر بیٹھ سی گئی۔ دل اب بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کیے، آنکھوں کو صاف کیا اور برآمدے میں آ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر گئی تو اس کی حالت تھوڑی سی سنبھل گئی۔ صبح ڈاکٹر کو دکھا لینا، مجھے تو لگ رہا ہے تمہیں سخت بخار ہے۔ رات کو اس کی گری گری حالت دیکھ کر اس نے اسے مفت مشورے سے نوازا۔ وہ بنا جواب دیے اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ ابھی تک کھانا کھا رہا تھا۔ تم کھانا کھا چکی ہو؟ بھوک نہیں ہے، وہ مختصر جواب دیتی چائے میز پر رکھ کر پلٹنے لگی کہ فوراً اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنے ہی اسے جیسے کرنٹ سا لگا۔ تمہیں بہت سخت بخار ہے، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لی؟ جی۔ جھوٹ مت بولو، اگر لی ہوتی تو اتنا سخت بخار نہ ہوتا۔ جواباً اسے کچھ کہنا بہت مشکل لگا تھا، سو وہ خاموش ہی رہی۔ چلو شاباش، تم لیٹو، میں تمہیں ٹیبلٹ دیتا ہوں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بھی صرف بستر کی ضرورت تھی۔ تھکی تھکی سی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے میں کھانا رکھے آیا تھا۔ پہلے کچھ کھا لو، اس نے انکار کرنا چاہا۔ پھر اس کا اصرار دیکھ کر اس نے 2-3 نوالے لے ہی لیے۔ وہ اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آیا، پھر اسے اپنے ہاتھوں سے دوا کھلانے لگا۔ یا اللہ، یہ کیسا شخص ہے، مارتا بھی ہے تو نرمی کے ساتھ، وہ سوچتی رہ گئی جبکہ وہ اپنی ٹھنڈی چائے واپس رکھ آیا تھا۔ اس نے واپس آ کر اس پہ چادر ڈال دی۔ تو کیا اسے میرا خیال ہے؟ اس خیال نے اسے اندر ہی اندر خوش سا کر دیا۔ وہ اپنا تپتا جسم بھول کر خوش فہمیوں میں گھر سی گئی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہو۔ اس احساس سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پھر اول روز کی طرح وہ اپنی ہی نظروں میں معتبر سی ہو گئی۔ چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اب سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ دنیا کی پہلی لڑکی ہے جسے کوئی چاہنے لگا ہے۔ اس کے دل میں گہرا سکون اترنے لگا۔ اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، پھر اسے محسوس ہوا وہ اس کے قریب بیٹھ چکا ہے۔ پھر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا جب اس نے اپنی پیشانی پہ اس کا بھاری اور مضبوط ہاتھ محسوس کیا۔ وہ ہولے ہولے اس کی پیشانی دبانے لگا تھا، اور وہ محبت کی پرواز میں نہ جانے کتنی بلندیاں چھو آئی تھی۔ وہ یہ پل طویل ہو جانے کی دعا دل ہی دل میں مانگنے لگی۔ وہ یہ پل، یہ گھڑیاں، یہ ساتیں یہیں روک لینا چاہتی تھی۔ اگر اس سے کوئی اس پل پوچھ لیتا کہ اسے 20 سالوں میں کب جینا آیا، اسے کب لگا کہ وہ زندہ ہے، تو وہ فوراً سے پیشترین لمحوں کا نام لیتی۔ اسے حقیقی معنوں میں زندگی اب بھی زندگی لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج اتنی خوش ہے کہ 20 سال میں کبھی اسے اتنی خوشی نہ ملی تھی۔ وہ آج سے پہلے اتنی خوش کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کا انگ، اس کے جسم کا ہر عضو اور اس کے وجود کا ہر حصہ خوشی میں مست ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اپنے آپ کو معتبر سمجھ رہا تھا۔ 20 سالوں میں آج پہلی بار کسی کو اس کا خیال آیا تھا، کسی نے اس کے ساتھ محبت بھرا رویہ روا رکھا تھا۔ آج پہلی بار کوئی اس کا محبت سے خیال رکھ رہا تھا، اور وہ ہولے ہولے اب بھی اس کی پیشانی کو دباتا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا، اور وہ آنکھیں موندے اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ عرصہ، جانتی ہو، مجھے غریب لوگوں سے زیادہ بیمار لوگوں سے ہمدردی ہے۔ بیمار لوگوں پہ مجھے بہت رحم آتا ہے۔ وہ کتنے بے بس ہوتے ہیں۔ اس وقت کے وہ ہواؤں میں اڑتی ایک دم دھڑام سے نیچے گری۔ وہ جو محبت کی بلندی تک پہنچ آئی تھی، ایک دم سے پیچھے پلٹی اور منہ کے بل نیچے گری۔ اس کے جسم کا ہر حصہ جو پہلے محبت کی مست و میٹھی لے پہ ہولے ہولے دھڑک رہا تھا، اب یخلخت رک سا گیا۔ اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کی دھڑکنیں بے یقینی کی کیفیت میں اپنی شکست و ریخت کو دیکھنے لگیں۔ اس کی دھڑکنیں ایک دم سے رک سی گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ بات کرتے کرتے چونکا۔ وہ بنا کچھ کہے چند لمحے اسے شکستگی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ ایک آنسو خاموشی سے پلکوں کی بار توڑ کے گالوں پہ لڑک آیا، پھر سسکیوں کو روکنا اس کے لیے محال ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ مضبوطی سے منہ پہ جمایا اور کروٹ بدل کر تکیے میں چہرہ دبا لیا۔ اس کا ہچکولے کھاتا جسم وہ دیر تک دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جو خوشی اب اسے ملی تھی، اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہ تھا۔ ڈاکٹر رضیہ اقبال نے بہت انوکھی بات ہی تو اسے بتا دی تھی۔ اس کے قدم زمین پہ نہیں نہ ٹک رہے تھے۔ وہ تتلی بنی صبح سے پورے صحن میں گھوم پھر رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہ آ رہا تھا، لیکن جب یقین آیا تو یہ یقین ہر یقین پہ بھاری تھا۔
दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी थी। वो समझी समीर होगा, फ़ौरन लपक कर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही साकित हो गई। गेट खोलने पे उसे जैसे सख्ता सा हो गया था। आप? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। क्यों? मैं नहीं हो सकता। वो ज़रा सा मुस्कुराया। अंदर नहीं बुलाओगी? लेकिन उमैर, आप आए कब? क्या वापस चला जाऊँ? वो जाने के लिए मुड़ने लगा। उमैर, मेरा ये मतलब तो नहीं था। आप आए अंदर। उसने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर चला आया, फिर दाएं बाएं नजरें घुमाकर घर का जायजा लेने लगा। और कहीं नहीं घर में? नहीं, आप अंदर आए ना। वो उसे लेकर छोटे से ड्राइंग रूम में चली आई। अब आप बताएं, मेरी याद कैसे आ गई आपको? वो उसके सामने हमेशा ही चहकती थी, अब भी उसे बहुत खुशी हो रही थी उसके आने की। अरे, याद कैसे ना आती, तुम ही तो असल याद हो। अच्छा जी, महीना हो गया होगा आपको आए हुए और मुझसे मिलने अब आ रहे हैं। उसने शोखी से कहा। अरे अरे, झगड़ा मत करो, कल शाम को पहुंचा हो और तुमसे मिलने अभी चलाया। उसने आदत के मुताबिक उसके सामने कानों को हाथ लगाया तो हंसी का फवारा उसके मुंह से छूट गया। वल्लाह, आप अभी तक इस आदत को भूले नहीं। तुमको भूला हूँ जो ये आदत भूल जाता, उसने बर्जस्ता जवाब दिया। तो एक लम्हे के लिए दोनों चुप के चुप रह गए। उसने बेसाख्ता निगाहें चुराई थी, जबकि उसकी आंखों में एक हसरत ने सर उठाकर उसको बगौर देखा था। पल भर के लिए आंखों में मिर्चें सी लगती उसे महसूस हुई, फिर वो आंखों को साफ करता उस पर से नजरें हटा गया। मियाँ, मियाँ कैसा है तुम्हारा? उसने अपने दरमियान बढ़ती खामोशी को एक जहरीले और करवे सवाल से तोड़ा था। बहुत खूबसूरत। वो संभल चुकी थी। ओह, मैंने उसकी खूबसूरती का नहीं पूछा। वो धीमा सा मुस्कुराया। बहुत अच्छे हैं, अभी दफ्तर से लौटने वाले हैं, आप उनसे मिलकर जाइएगा। नहीं, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा। अम्मा बता रही थी तुम्हारी दो अदद सास भी हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रही, किधर हैं? वो उन्हें तफसील बताने लगी। फिर जल्द ही वो चाय के साथ ढेरों चीज़ें ले आई। आपने शादी कर ली? उसने अचानक उससे पूछा तो उसने उस पर नज़र टिका दी। तुम्हें क्या लगता है? अंदर की उठती टीसों को उसने अंदर ही दबाया। अब भला मुझे क्या पता, आप दूर परदेश तो गए हुए थे, लेकिन तुमसे दूर तो ना था। उसे तेज़ धार ने जैसे काटा था। वो चुप की चुप रह गई। बाहर खटका सा हुआ। वो उठकर बाहर देखना चाहती थी, लेकिन उसकी अगली बात ने उसे रोक दिया। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन किस्मत। वो चुप से हो गई। जैसा भी हो, सबके साथ बेहतर होता है। किस्मत को भला दोष देने से क्या हासिल? मिलना तो वही है जो हमारे लिए बेहतर होगा। उसने नहायत मुसालहाना बात की। वो हंस दिया तंज से। शायद ये बेहतरी मेरे लिए ही रखी गई है। उसने जैसे अपने आप पे तंज किया। वो अफसोस से उसे देखने लगी। आपने तो कभी ऐसी बातें नहीं की थी। वक्त सिखा देता है, ज़ख़म भी तो यही देता है, खैर मरहम भी तो यही रखता है, और ज़ख़म फिर भी मुंतमिल नहीं होता। उसने दुख से कहा था। बंदा खुद चाहे तो इस ज़ख़म को मुंतमिल कर सकता है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, एक बड़ी मिसाल तो मेरे सामने है। उसने तो बड़े आम से लहजे में कहा, लेकिन उसका लहजा ईर्षा को बड़ा मानी खेज लगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं। गालबन मैंने शादी के बारे में पूछा था। वो फिर पिछली बात पे आई। और गालबन मैंने भी कोई बात कही है, उसने भी उसी लहजे में कहा। तो वो उसे घूरने लगी। अब भला मुझे क्या पता, मैं थोड़ी आपके साथ थी। शाबाश है, बहनें भी कभी भाइयों से दूर रह सकती हैं। वो उठ खड़ा हुआ। वो सामने दीवार की तरफ देख रहा था। उसने भी मुड़कर देखा तो दरवाजे के अनवस्त में समीर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। शायद इसीलिए उमर ने जल्दी से बात बदली थी। पर भाई तो बाहर झक मारते रही हैं, बहनों को क्या खबर। वो अपने कहने पे खुद ही हंसी, फीकी हंसी, वरना अंदर से तो वो काम गई थी। वो चलता हुआ उसके पास आ गया। समीर हैं मेरे शोहर, और समीर ये मेरी छोटी खाला के बड़े बेटे उमर हैं। कुछ अरसा से कनाडा में मुकीम थे, अब आए हैं तो हमसे मिलने चले गए। उसने बज़ाहिर बड़ी खुशी अखलाक़ी से तारुफ करवाया, मगर टांगे दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसे जो आज दो खुशियाँ मिली थी, अब वो ख्वाब में मिलती नज़र आ रही थी। हमसे भी, या फिर अकेले तुमसे? आम सा लहजा उसे बहुत कुछ समझा गया। वो उमैर से गले मिलने लगा। आप सबसे यार, भला इस आफत से अकेले मिलकर अपनी शामत बुलवानी है? मसलन वो दोनों बैठ के, जबकि वो खड़ी रही, न जाने वो इस बात को किस रंग में लेता। मसलन यार, ये तुम्हारी बीवी और मेरी नन्ही बहन बातें बहुत करती है। अच्छा, वो हैरान हुआ, लेकिन उन्होंने हमारे सामने तो कभी इतनी बातें नहीं की। तुम्हारे सामने नहीं, लेकिन मेरे सामने तो करती है ना समझी में ही, न जाने वो क्या बात कर गया था। फिर तो ये ख़ास बंदों से ही बातें करती हैं। समीर ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। वो अंदर तक काम कर रह गई। ख़ास कौन यार? अहम तो तुम लोग हो जो इन्हें बिन मांगे ले आए, हमारा इंतज़ार भी ना किया। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर गोया हुआ। कम अज़ कम भरे भाई की तरह इसे रुखसत तो करता। बस किस्मत। वो मुस्कुरा दिया। ईर्षा, खाने का इंतज़ाम करो, तुम्हारे मेहमान कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं। वो उसे कहने लगा। वैसे भी शाम हो गई है। जी अभी करती हूँ। वो बाहर निकल गई। समीर ने उसे खाने के लिए रोक लिया था। खाना खाने के बाद वो इन दोनों से घर आने का पक्का वादा लेकर उठ खड़ा हुआ। ईर्षा को बार बार लग रहा था
سمیر کو عمیر کا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ یہ تمہارے کزن کب سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو پوری کی پوری لرز اٹھی۔ آپ کے آنے سے 5-6 منٹ پہلے، اس نے مڑ کر سرسری سا جواب دیا۔ اچھا، ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ سمیر، آج میں ڈاکٹر رضیہ کے پاس گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ چپ سی ہوگی۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور کسی کتاب میں بری طرح محو تھا یا پھر ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میری صحت کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں۔ دیکھتے ہی بندے کے مرض کو سمجھ جاتی ہیں۔ اچھا، وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ جب اس نے کوئی توجہ نہ دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر اسے خاموش پا کر اس نے چہرے کے آگے سے کتاب ہٹائی۔ وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی، شاید کوئی بات کہنا چاہتی تھی، اور وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ کوئی اور بات بھی ہے؟ وہ چونکی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی کہ اسے کیسے بتائے۔ یہ بات اسے اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈھیروں شرم آ رہی تھی۔ کیا کوئی بات ہے؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی نہ رہی تھی کہ وہ فٹ سے اسے بتا دیتی۔ رات کے اندھیروں میں وہ بنا کچھ سنے، بنا کچھ کہے اس کی ضرورت بنتی رہتی تھی۔ دن کے اجالوں میں تو وہ ساری جان پہچان ختم کر لیتا تھا۔ اب بھلا یہ انوکھی بات اسے کیسے بتاتی؟ وہ لاکھ چاہتی اس سے یہ بات نہ کہہ پاتی۔ ایک تو شرم حیا الگ اور دوسرے اتنی بے تکلفی بھی نہ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی بات ہے تو کہو، وہ بیزاری سے بولا۔ جی، اگر کچھ نہیں ہے تو جاؤ لیٹ جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکے سے غصے کا تاثر تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ڈاکٹر رضیہ نے کہا ہے کہ… وہ اٹکی۔ وہ بیزار ہوا۔ کیا؟ اب اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ سمیر، وہ کہتی ہیں دفع ہو جاؤ کمرے سے ورنہ گردن دبا دوں گا تمہاری۔ اب کی بار وہ چیخا تو اس نے سہم کر اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ سمیر، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جیسے اسے حوصلہ ہوا وہ نگاہیں جھکا کر آہستہ سے کہہ گئی۔ اپنے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ میں کوئی حرکت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ کچھ بولا۔ اس نے اس کی خاموشی سے خائف ہو کر اس کی طرف نگاہ کی۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کی نگاہوں میں کچھ خاص تھا، جیسے وہ اسے یہ نہ سننا چاہتا ہو یا پھر ایسا نہ چاہتا ہو۔ سمیر، تم خوش ہو؟ خشک لہجے میں دریافت کیا گیا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بھلا یہ کیسی خوشی؟ کھردرے لہجے میں کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اچھی بات ہے، تم ماں بننے والی ہو، مبارک ہو۔ اس نے سرد لہجے میں جیسے اس پہ طنز کیا تھا۔ اسے اپنے اندر کپ کپی تاری ہوتی محسوس ہوئی۔ چلو سو جاؤ، وہ سرد لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سانس لیے بغیر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کیا اب بھی مجھے بے مراد لٹایا جائے گا؟ کیا اب بھی مجھے بد نصیب، بدقسمت ٹھہرایا جائے گا؟ اس نے سانس اندر ہی اندر اتارا تھا۔ یا اللہ، تو مجھے اب تو سرخرو کر دے۔ کیا کمی ہے تیرے عظیم خزانے میں؟ وہ لیٹ چکی تھی، پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا، اور باہر وہ اندھیرے گوشے میں بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اس کا رویہ وہی رہا۔ اس سے کبھی نہ بچے کے بارے میں کوئی بات کی، نہ اس کی صحت کے بارے میں۔ اماں کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگی۔ آنے والے بچے کی تیاریاں زور و شور سے کرنے لگی۔ جب بھی بازار جاتی، آتے ہوئے ڈھیروں کھلونے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے لے آتی۔ عرصہ بے اختیار ہنسنے لگتی۔ آنے والی کی پرواہ باپ کو نہیں۔ بیچاری دادی کتنی خوش ہیں، اب انہیں کیا بتا۔ آنے والا محبت کی پیداوار نہیں، صرف حقوق فرض کی بنیاد پر آ رہا ہے۔ وہ جلے دل سے سوچتی، پھر آنے والا کا تصور کر کے دنیا جہاں سے بے خبر ہو جاتی۔ میرا بچہ، میرا اپنا بچہ کتنا پیارا ہوگا، کتنا معصوم، وہ کیسی ننھی ننھی باتیں کرے گا، مجھے امی کہے گا، اور اس سنگ دل کو ابو کتنا اچھا لگے گا۔ وہ اسے محسوس کر کے ہی خوش ہوئی جا رہی تھی، لبوں سے ہنسی ہی جدا نہ ہو رہی تھی۔ ایک دن اس نے اسے اکیلے اکیلے مسکراتے دیکھ کر پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، یہ مسکراہٹ کس سلسلے میں ہے؟ وہ بوٹوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ اماں کہتی ہیں بچے کو سب سے پہلے اماں بولنا آئے گا۔ کس کا بچہ اماں بولے گا؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اتنے معصوم مت بنو سمیر۔ اوہ، اس نے موزے اتارے اور جوتے میں دبا دیے۔ خود وہ واش روم میں ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کب آ رہا ہے یہ بچہ؟ رات اس نے کھانے کے بعد پوچھا۔ وہ ہچکچا سی گئی۔ کیا بہت خوش ہو؟ عرصہ کو لگا اس کے لہجے میں لاپرواہی نہ تھی۔ وہ غور سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بہت بہت زیادہ۔ آپ نے جو کچھ بھی مجھے دیا، سب سے قیمتی اور خوبصورت تحفہ یہی ہے۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اس سے اس طرح نارمل ہو کر بات کر رہا تھا، ورنہ اب تو وہ سوتا بھی اس سے دور ہٹ کر تھا۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر وہ ہولے سے بولی، سمیر، میرا بچہ کیسا ہوگا؟ بچہ؟ تمہارا بچہ؟ صرف تمہارا بچہ؟
اس نے کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کا تمتماتا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گیا۔ اس کے اس رویے سے اس نے یہی اخذ کیا کہ اسے بچے کی کوئی خواہش نہیں، اس لیے اس کے بعد اس نے بچے کا ذکر تک کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن سمیر جانتا تھا وہ بچے کے لیے بہت خوش ہے، اسی لیے وہ اس پہ اب سختی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اب جو کچھ ہو گیا تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ جس دن سمیر ہوا تھا، نہ جانے مجھے بخار نے کیوں جکڑ لیا، اتنا ٹوٹ کے بخار آیا کہ میں بالکل ہی بستر سے لگ گئی۔ بیچاری عالیہ خود بیمار، اب میں سوچتی میری خدمت کون کھڑے۔ بیچاری بچیاں سارا سارا دن کام کرتی رہتی، عالیہ کی طبیعت سنبھل بھی گئی مگر میرا بخار نہ ٹوٹا۔ عالیہ کام کاج کرنے لگی اور سمیر سارا سارا دن میرے پاس پڑا رہتا۔ بچپن میں تو ہر کوئی بیمار رہتا ہے، لیکن سمیر کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گیا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا اور رو رو کر بے ہوش ہو جاتا۔ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کے ڈھنگ ہی نرالے ہوتے گئے، ہر وہ کام کرتا جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا۔ باہر کھیلنے جاتا تو آئے دن کسی نہ کسی بچے کی پٹائی کر رہا تھا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ رہا تھا، کسی کی کوئی چیز چھین کر لے آتا۔ ہم سب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن یہ بہت شیطان، بلکہ شیطان کا چھوٹا بھائی تھا۔ اماں، میں شیطان نہیں ہوں۔ عمیر بھائی من منائے تو سب کو ہنسی آ گئی، سوائے اس کے۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ باتیں کرنے والی بڑی اماں تھی اور موضوع گفتگو سمیر تھا۔ عرصہ، ہم تو حیران ہیں تم سمیر کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہی ہو۔ وہ تو اپنے قریب کسی دوسرے کو آنے ہی نہیں دیتا، پر کہتے ہیں کہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تم نے یقیناً اسے محبت سے فتح کر لیا ہے نا؟ عمیر بھائی کے کہنے پر وہ سٹ پٹا سی گئی۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ شگفتہ بھابھی کی شوخی پر وہ جھیم سی گئی۔ بتاؤ نا، انہوں نے اصرار کیا۔ بھابھی پلیز، مجھے نہیں پتا، آپ دوسری بات کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ چھت پہ جاتے سمیر کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے تھے، پھر وہ نفی میں سر ہلاتا دو دو سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چڑھ گیا۔ اوہو، ایسی بھی کیا پردہ دری! بھابھی، آپ ہی ایسی باتیں بتا سکتی ہیں، بیچاری عرصہ نہیں۔ ہانیہ باجی نے محبت سے اسے دیکھا، وہ آہستہ سے ہنسی۔ ہے، اسے میری بات تو سننے دو۔ بڑی اماں نے ان سب کو ٹوکا تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عالیہ بیگم سب کے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ ثنا اور ہانیہ کی بیٹیاں سموسوں سے خوب انصاف کر رہی تھیں۔ عمیر تخت کے پاس پری کرسی پہ بیٹھا اور دوسری کرسی کے ہتھے پہ ٹانگیں رکھے ہوئے تھا۔ جی تو اماں، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ثانیہ نے بڑی اماں کو مخاطب کیا تو وہ پھر سے ماضی میں چلی گئیں۔ اسی دوران عمیر بھی شروع ہو گیا۔ عرصہ، سمیر مجھ سے 6-7 سال چھوٹا تھا، بچپن سے ہی بہت جھگڑالو، شرارتی، شریر اور چلاک تھا۔ ہر کام میں ضد کرتا، حتیٰ کہ ہر اس کام میں بھی ضد کرتا جو اسے قطعی ناپسند ہوتی۔ مطلب یہ نہایت ضدی اور چڑچڑا تھا۔ سخت غصہ اور چڑچڑاپن ہمہ وقت اس کے سر پہ سوار رہتا۔ تینوں بہنیں اس سے بڑی تھیں مگر وہ تینوں ہی اس سے ڈرتی تھیں، اور تو اور وہ مجھے بھی نہیں چھوڑتا تھا، مجھ پہ بھی ہاتھ چلاتا، لیکن پھر بھی وہ مجھے پیارا تھا۔ جب اسکول میں جاتا تو دوسرے لڑکوں کے بھائی اور ان کے درمیان پیار مجھے حسد میں مبتلا کر دیتے۔ میرا بھی جی چاہتا میرا بھی بھائی مجھ سے اسی طرح پیار کرے، مجھ سے اس طرح بار بار پر فرمائش کرے، لیکن سمیر یہ سب نہیں کرتا تھا۔ اسے ہر چیز سے نفرت تھی، اپنے بستے، اپنی کتابوں، آئس کریم، چاکلیٹ، اسکول اور خاص کر مجھ سے۔ وہ لڑکوں کے سامنے مجھ سے جھگڑ پڑتا، ان کے سامنے مجھے برا بھلا کہتا، اگر میں اس سے کچھ نہ کہتا تو دوسرے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیتا، صرف اس لیے کہ میں اسے ماروں تو وہ زیادہ بھی پڑھے، لیکن میں اسے مارنا تو ایک طرف، اسے ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، مجھے محبت تھی اس سے، اسی لیے تو میں جس اسکول، جس کالج میں داخلہ لیتا ساتھ اسے بھی لے جاتا، کیونکہ میں اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن لڑنے جھگڑنے کا مشغلہ اس نے کہیں بھی نہ چھوڑا، آئے دن کسی نہ کسی سے لڑ پڑتا، میں اسے سمجھاتا تو الٹا مجھے بے عزت کر دیتا۔ ایک دن میں نے گھر آ کر چھوٹی اماں سے اس کی شکایت کی، ابو کو بتانے کی میں نے غلطی نہ کی، لیکن ہر روز ابو کو محلے سے اس کی شکایتیں ملتی رہتی تھیں۔ لیکن اس دن برا یہ ہوا کہ جب میں چھوٹی اماں کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا تو باہر کھڑے ابو نے بھی یہ سب سن لیا۔ پھر اس دن پہلی بار ابو نے سمیر کو مارا تھا۔ انہیں اس پر پہلے ہی بہت غصہ تھا، اس لیے وہ اس سے کچھ زیادہ ہی مار گئے۔ اس نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا، اتنا رویا کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ وہ کم رو رہا تھا جبکہ میں زیادہ۔ اماں اور چھوٹی اماں اسے چھڑانے لگی، ابو نے ان دونوں کو بھی دھر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی خوب برا بھلا کہا، جبکہ میں اس کے ساتھ مل کر رو رہا تھا۔ پھر بعد میں پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ مسکرانے لگے۔ اماں چائے لے آئیں تو ہانیہ سب کو چائے دینے لگی۔ ریان اپنی دادی کی گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ سمیر نے کئی غلط فہمیاں پال رکھی تھی۔ وہ ہر بندے کو اپنی ہی نظر سے دیکھتا رہا تھا۔ اس نے مجھے، اماں اور ابو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھا میں جو رو رہا ہوں اس کی نقل کر کے اس کے ساتھ آواز ملا رہا ہوں۔ وہ شروع سے ہی اپنی مرضی کا مالک تھا، جو چاہتا وہ کرتا، چاہے بہت غلط کر جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہلکے سے ہنستی ہے۔ پھر ایک دن اس نے کالج میں ایک لڑکی سے نوٹس مانگے، لڑکی نے اسے دے دیے۔
आपकी गुआर शगुफ्ता भाभी खुल के हंसी। वो समझ गई थी ये बात कौन सी है। समीर भी अपने नाम का एक था। नोट्स ले तो लिए लेकिन देने का नाम न लिया। फिर उस लड़की ने मुझसे शिकायत कर दी। इससे पहले कि मैं उससे जाकर कुछ कहता, उस लड़की ने खुद ही जाकर उससे नोट्स मांग लिए। फिर ये हुआ कि समीर साहब साफ साफ मुकर गए कि उन्होंने किसी से नोट्स वगैरह लिए ही नहीं। लड़की को जलाल आ गया तो वो मेरे पास आई। मैं भी सॉरी कर ही रहा था कि लड़की के एक कज़न लड़की की हमदर्दी में मेरे पास पहुँच आया। कज़न साहब को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था। उसके मुंह से कुछ गलत बातें निकल गई। समीर दूर खड़ा देख रहा था। तेज़ी से हमारी तरफ आया और आकर इस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया। फिर उसने इस बेचारे का सर बांट दिया। अब की बार उन्होंने कहा लगाया, लेकिन वो तो कह रहे थे उन्होंने उसका सर आपकी हमदर्दी में फाड़ा था। वो उलझन अमेज लहजे में बोली। इस वाक़े को समीर ने तो किसी और ही रंग में उसके सामने पेश किया था। हाँ, बाद में भी वो यही कहता रहा था। फिर उस दिन घर आकर मैंने पहली बार बड़ा भाई बनकर उसे मारा था। अब्बू ने भी उसे बुरा भला कहा। दोनों माओं ने उसे टोका, लेकिन वो पहले किसकी सुनता था। जो इस वक्त सुन लेता उल्टा सबको धमकियाँ देने लगा। अब्बू से तो उसे सख्त नफरत हो गई थी। जैसे ही वो घर में दाखिल होते वो घर से बाहर चला जाता। अगर वो सहन में होते तो वो छत पे होता। अगर वो उसके साथ बैठकर खाना खाते तो वो खाना ही छोड़ देता। यही हरकत वो मेरे साथ भी करता था, लेकिन मैंने कभी बुरा ना माना। मैं जानता था वो मेरा छोटा भाई है, उसे भी मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वो मुझसे मोहब्बत तो क्या करता, देखना गवारा ना करता था। उसे मुझसे नफरत थी, शदीद नफरत। इरसा ने बेख्तियार उनका चेहरा देखा। कर्ब, दुख की परछाइयाँ उनके चेहरे पे वाज़ेह थी, जैसे उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही हो। ये सब बताते हुए दुख दर्द उनके लहजे से अयां था। कितनी गलत फहमियों में घिरे हो तुम समीर अली। इतनी चाहतों का बदला इतनी बेदर्दी से देते रहे हो, और फिर भी अपने आप को बेकसूर और बड़ी उज़्ज़िमा समझते हो। उसने बेख्तियार ऊपर देखा। समीर नीचे ही देख रहा था। उसने उसे देखकर दुख से सोचा, जबकि वो पीछे हट गया। फिर मैंने उस लड़की से शादी की हामी भर ली जिससे नोट्स वाला चक्कर चला था। लेकिन यहाँ भी समीर के मन में जाने जा क्या समाया कि उसने उस लड़की के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उसका कहना था इस लड़की की वजह से उसे कॉलेज से निकाला गया है, जबकि असल बात ये थी कि वो खुद ही एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता था। खुद ही उसने वो कॉलेज छोड़ा था। बहरहाल शादी होनी थी होगी, और समीर ने वो घर छोड़ दिया। उसका कहना था जहाँ वो लड़की उमैर, बड़ी अम्मा और अबू रहेंगे, वो वहाँ नहीं रह सकता। वो छोटी अम्मा सानिया और सना को लेकर इस घर में चला आया। फिर दोबारा उसने इस घर में कदम नहीं रखा। हत्ता कि ना तो वो मेरी बारात के साथ गया और ना हानिया की शादी पर। बहुत ही अनापरस्त है। हम खुद ही यहाँ आ जाते हैं। उसे हमारा आना कतई पसंद नहीं, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं। वो चाहे हमें धक्के देकर भी निकाल दे, हम यहाँ से निकलने वाले नहीं। अब की बार वो खिलखिलाकर हंसे थे। ढीठ जो हुए। शगुफ्ता ने टुकड़ा लगाया तो इरसा को खिफत सी महसूस हुई। भाभी, भाई वो ऐसा नहीं करेंगे, इससे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है। क्या तुमसे उसने ऐसी कोई बात की है? वो एकदम चौंके। वो तो रोज़ाना करते हैं। क्या कहता है? वो फ़ौरन सीधे हुए। उनकी आंखें रोशन रोशन हो गई थी। वो उनकी आंखों में इतनी चमक और रोशनी देखकर दिल ही दिल में शर्मिंदा सी हो गई। बताओ ना, उसने कभी मेरे बारे में बात की है? वो बेकरारी से थोड़े आगे को झुके तो वो मसनूई हंसी हंसी। भला ये कैसे कहती कि वो तो आपका नाम भी इस घर में सुनना नहीं चाहते। कुछ आके आपकी बातें। फिर उसने उन्हें खुश करने की खातिर समीर की तरफ से 2-3 झूठ बोले थे। उन्हें बताया था कि वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर आपके सामने जाहिर नहीं करता। और ये कि वो उसे अक्सर बचपन के किस्से और उमैर भाई की प्यारी प्यारी बातें बताता रहता है। उसने तो महज उनका दिल रखने की खातिर झूठ बोला था, लेकिन वो देख सकती थी। वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगे थे। उनकी खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी। वो बार बार हंस रहे थे, बार बार मुस्कुरा रहे थे। उसे वो बहुत खुश लगे थे। इसकी तो हर मन तक ही निराली है। अल्लाह जाने किस बंदे पे चला गया। अम्मा जानती थी वो सिर्फ दिल रखने की खातिर उमैर से झूठ बोल रही है, क्योंकि वो समीर के हर पहलू से वो बखूबी वाकिफ़ थी। भला वो अपने हरीफ के बारे में ऐसी बातें कर सकता है? खैर, अब तो वो बाप बनने चला है। देखते हैं इसमें और कौन कौन सी तब्दीली रूनमा होती है। 2-2.5 महीनों ही की तो बात है। वो एक और रुतबा हासिल कर लेगा। भाभी प्लीज़। उसका चेहरा तब उठा। ये बात वो सबके सामने कह रही थी। वो तो पहले ही सबके सामने अपना वजूद लेकर आने से कतराती थी, लेकिन भाभी निराली ही बातें करती थी। वो बेचारी शर्मो हया से अपने चेहरे पे दौड़ती सुर्खी को छुपाने की नाकाम से सही करने लगी। उमैर भाई के सामने ही तो वो बैठी थी। उन्होंने भी भाभी की बात सुनी होगी। शर्म की वजह से उससे वहाँ बैठना भी नहीं गया। मैं समीर को चाहे। उससे बात भी मुकम्मल ना हुई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती किचन की तरफ बढ़ गई। पीछे सना हानिया भाभी को तनबीह कर रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसने किचन में आकर सुकून की सांस ली। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर पानी पिया। फिर चाय बनाने लगी। जानती थी ऊपर वो चाय का इंतज़ार कर रहा होगा। न जाने भाभी भी कैसी बातें करती हैं। भला ये बात उमैर भाई के सामने करने वाली थी? उसे अभी बहुत शर्म महसूस हो रही थी। ये बात तो समीर ने गौर से ना सुनी थी। उसे तो इससे क्या बच्चे से भी कोई दिलचस्पी ना थी। 4 माह हो गए थे इस बात को। उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करता था। पहले उसे लगता था वो उससे हमदर्दी करता है, मगर अब हमदर्दी की भी कोई झलक उसके लहजे से या ना होती थी।
बकौल उसके वो तब उससे हकीकी नफरत करता था। बेशक उसने ये बात कभी की ना थी, वो अंदाज़ा कर सकती थी उसके रवैये से। वो सर झटक कर चाय निकालने लगी। हाँ, अभी भी उसे मुझ पर रहम आता है, अभी भी उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है, जब भी तो वो मुझे घर में रखे हुए है, वरना वो चाहता तो कब का मुझे घर से निकाल चुका होता। वो चाय का कप लेकर बाहर चली गई। पहले उसका दिल चाहा सना के ज़रिए चाय भिजवा दे, फिर इस डर से कि कहीं बाद में वो उस पर बिगड़े ही ना, वो खुद ही चाय लेकर ऊपर आ गई। शाम बस होने ही वाली थी। दाएं बाएं के सब घरों से रात के खानों की खुशबुएं उठ रही थीं। धीमी धीमी हवा सब दरख्तों को छूकर उन्हें छेड़ रही थी। वो साथ वाले घर में झांकती सीढ़ियां चढ़ रही थी। एक 2 साला बच्चा हाथ में सुर्ख गेंद पकड़े हवा में उछालने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ उसकी इस हरकत पर मोहब्बत से मुस्कुरा रही थी। उसे अपने वजूद में अनोखी सी सरसराहट महसूस हुई तो वो झीम कर होले से मुस्कुरा दी। मिल गई फुर्सत अटखेलियों से, आ गई मेरी याद भी। छत पे टहल रहा था वो। उसे देखते ही फिनकारा तो वो बिना कुछ कहे उसे चाय पकड़ाने लगी। उसने कप पर एक हाथ मारा, जहाँ कप टूटा चाय दूर तक फैल गई। वो सहम कर थोड़ी सी पीछे हट गई। वो उसे अपनी सुर्ख आंखों से घूरने लगा। मैं तुम्हारा क्या हूँ? उसने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ उससे पूछा। तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे और हट गई। वो उसके नज़दीक आया। क्या हूँ मैं तुम्हारा? वो पुरवहशत अंदाज में उसकी आंखों में झांक रहा था। वो उसकी इस जालमाना अंदाज पर पूरी तरह काम कर रह गई। मैंने क्या पूछा है? उसने उसके कंधों पे दोनों हाथ रख कर जैसे उसे बेबस कर दिया। समीर, मैं तुम्हारा शोहर हूँ या नहीं? वो उसके भारी सरापे पर एक नज़र डालता उसे न जाने क्या बावर करा गया था। उसके बेख्तियार आंसू छलक पड़े। रोना नहीं? उसने नफ़ी में सर हिलाया। कम अज़ कम मेरे सामने तो नहीं रोना, वो बहुत सख्ती से कह रहा था। कोशिश के बावजूद वो अपने आंसू न रोक पा रही थी। पूंछो अपने आंसू। उसने उसके कंधे पे अपना सारा जोर डाल दिया तो वो बिलबिला कर रह गई। खुद बहुत ही इसके हाथ आंसू साफ करने लगे। वो उसकी आंखों में ही देख रहा था। उसे समीर की आंखों में सिर्फ एक लम्हे के लिए नरमी नजर आई, मगर दूसरे ही पल वहाँ इतनी सख्ती दर आई कि वो आंखों पर अपनी भीगी पलकें गिराने पे मजबूर हो गई। जब तुम उनके पास बैठ जाती हो तो तुम्हें मेरी याद भी नहीं रहती? क्यों क्या मैंने तुम्हें नहीं रोका कि उनके पास ज़्यादा नहीं बैठना, उनसे ज़्यादा फ्री नहीं होना? क्या मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती? क्या वो मुझसे ज़्यादा अजीज़ हैं तुम्हें? वो अपने हाथों की आहनी उंगलियां उसके कंधों में गाड़े जा रहा था। वो दर्द से कराह कर रह गई। बोलो। उसके कहने पे उसने खुश्क लबों पे ज़ुबान फेरी और फिर बेबसी से बोली, क्या आपको मुझ पे शक है? यकलख्त उसकी उंगलियों की गिरफ्त ढीली पड़ गई तो उसकी आंखें एक बार फिर बरसने को तैयार हो गई। मैं उन लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने फ़ौरन उसकी बात काटी, फिर उसके कंधे छोड़कर चेहरा फेर किया। नहीं समीर, असल बात कुछ और है। 4 माह हो गए हैं जो आपके अंदर मेरे लिए हमदर्दी थी वो भी नहीं रही। अब बात बात पर मुझे टोकते हैं। इंतहाई सख्त लहजा होता है आपका। क्या देख लिया है आपने मुझ में ऐसा कि अब मैं आपकी ज़रूरत नहीं रही? न जाने उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि वो उसके सामने ये चंद सख्त अल्फाज बोल गई। शट अप, मैंने ये बकवास करने को तुम्हें नहीं कहा। वो उसकी तरफ देख कर गड़राया। ये बकवास नहीं है समीर, आप वाकई बहुत बदल गए हैं। तभी तो आपको अपने होने वाले बच्चे में भी ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं। बात का दूसरा रुख मत दो ईर्षा। ना तो मैंने तुम पर कभी शक किया कोई, और ना आने वाले बच्चे के मुतालिक कोई फजूल बात करूंगा। मैंने बात की है तो सिर्फ नीचे बैठे लोगों की। शदीद गुस्सा अभी भी उसके सर पे सवार था। मुझे पहले ही शक था, मैं जानता था वो लोग तुम्हें भी साथ लगा लेंगे। लगा लिया ना उन्होंने तुम्हें, अपने साथ फंसा लिया ना तुम्हें अपनी बातों के चुंगल में। इसीलिए मैं इस दिन से डरता था, इसी दिन से तुम्हें दूर रखना चाहता था, लेकिन नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। सब कुछ गलत हो गया। वो एक और बार करके मैं अब देखता हूँ वो और क्या करते हैं। देखना अभी मैं उन्हें घर से बाहर निकालूंगा। तुम देख लो नीचे आकर, देखना क्या हशर होता है उनका। वो तेज़ी से सुर्ख चेहरे और शोले उगलती आंखों से वापस मुड़ा। वो एकदम से होश में आई और उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं समीर प्लीज़, आप ऐसा, प्लीज़ समीर मेरी बात सुने, समीर प्लीज़। उसने मजबूती से उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में दबोचा था। अभी अभी तो वो उनके सामने झूठ बोलकर उन्हें यकीन दिलाकर खुशियों की सरहद बख्शाई थी। अभी भी वो उन्हें खुशखबरी सुनाकर आई थी, उन्हें अंदर तक खुश कर रही थी, और अभी वो उनकी खुशी छीनने चला था, उन्हें खुश फहमियों से निकालने चला था। छोड़ो मुझे, उसे घसीटता हुआ तकरीबन सीढ़ियों तक पहुंचाया, मगर उसने उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी कि उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। प्लीज़ समीर देखें, वो सुबह खुद ही चले जाएंगे। इस वक्त प्लीज़ झगड़ा ना करें, मैं खुद उन्हें कह दूंगी। प्लीज़ इस वक्त रहने दें। वो उसके सामने आखिरी सीढ़ी पर खड़ी उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। वो तो जैसे अपने कानों में रुई ठूंस चुका था। उसकी किसी बात का उस पर असर ही ना हो रहा था। हटो मेरे आगे से। वो गुस्से से धारा तो वो दोबारा उसके सामने हाथ बांधने लगी। जानती थी मतवक्का झगड़ा कोई छोटी नोयत का ना होगा, लेकिन उस पर तो कोई खातिर असर ना हो रहा था। वो तो गुस्से से और बफर रहा था। मैंने क्या कहा है, हटो मेरे आगे से। उसने भी एक सीढ़ी पे पाँव रखा था। प्लीज़ समीर, अब जिस बात से क्यों काम ले रहे हैं?
होश करें। वो उससे आगे एक सीढ़ी पे खड़ी हो गई। वो उसे घूरने लगा। हट जाओ। उसने घूर कर निचली सीढ़ी पर पाँव रखना चाहा। उसका कंधा इरसा के कंधे से टकराया तो वो जो एक पाँव उठाए हुए थी एकदम से लड़खड़ाई। एक लम्हे में के लिए उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो 12वीं सीढ़ी से पहली तक लुढ़कती चली आई। अम्मा। उसके मुंह से निकलने वाला सिर्फ यही आखिरी लफ्ज़ था। इतनी ज़ोरदार चीख पे सब लोग इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए। वो जो हक्का बक्का खड़ा उसे नीचे लुढ़कता देख रहा था होशो हवास से बेगाना होकर एक ही जिस्म में नीचे पहुंचा और उसको बाहों में भर लिया। क्या क्या हो गया? अम्मा ने दहल कर सीने पे हाथ रख लिया। साना, हानिया, शगुफ्ता, उमैर सभी उनकी तरफ दौड़े थे। अम्मा। अम्मा। उसकी घुटी घुटी आवाज़ निकल रही थी। समीर जल्दी कुछ करो वरना काम बिगड़ जाएगा। शगुफ्ता भाभी ने उसे झंझोड़ा। इरसा आंखें खोलो प्लीज़। इरसा। इरसा देखो मैं कुछ नहीं करता, प्लीज़ आंखें खोलो। शगुफ्ता भाभी के झंझोड़ने का उस पर कतन कोई असर न हुआ। वो दीवानों की तरह इरसा को थपथपा रहा था। कोई गाड़ी लाओ, ये बच्चे का मामला है। उसके कराहने पे बड़ी अम्मा ने दुहाई दी। वो आंखें बंद किए बस कराहे जा रही थी। तड़प तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकल रही थी। उसने फ़ौरन उसे छोड़ा और बाहर की तरफ भागा। बाहर गाड़ी का नामो निशान तक था। वो दीवानों की तरह सड़क पे दौड़ने लगा। सुनसान सड़क उसे बहुत खौफनाक लगी। भाई जल्दी करो। उसे पीछे से सना की आवाज़ आई। वो तेज़ तेज़ दाएं बाएं नजरें दौड़ाने लगा लेकिन साफ़ सुथरी सड़क दूर दूर तक किसी गाड़ी का नाम नहीं था। उमैर भाई भी बाहर निकल आए थे। अम्मा ने गाँव के किसी दाई की तरफ दौड़ लगाई थी। पुत्र ये मर जाएगी, इसकी हालत ठीक नहीं है। बड़ी अम्मा ने न जाने किसको कहा। वो चील की तरह अंदर दाखिल हुआ और इरसा को दोनों बाजू में उठा लिया। उमैर भाई भी दौड़ते हुए आए थे। भाई। उसने कहा से हसरत से उन्हें देखा। टैक्सी आ गई है, जल्दी करो। वो जलत में बोले थे। वो उसे बाजुओं में उठाए बाहर की तरफ भागा। छोटी अम्मा बड़ी अम्मा दोनों के हाथों में तस्बीह थी। सना हानिया आंखें बंद किए बस दुआएं कर रही थी। वो कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच रखा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में पानी जमा हो रहा था। उमैर भाई भी दीवार के साथ टेक लगाए खड़े थे और खामोशी से उसे देख रहे थे। डॉक्टर रिजवाना बाहर आई तो उसने बेकरारी से इरसा के बारे में पूछा। केस बहुत पेचीदा है। बच्चे के बचने के चांस हैं लेकिन माँ की जान शदीद खतरे में है। वो तरफ उठा था। प्लीज़ प्लीज़ इरसा को बचा लीजिए। आप तो केस को हैंडल कर सकती हैं ना। मरीज़ा की हालत बहुत सीरियस है। आप खुदा से दुआ कीजिए, हो सकता है कोई करम हो जाए। डॉक्टर आगे बढ़ गई। भाई। वो उमैर के गले लगकर रोने लगा। दुआ करो समीर, इंशाल्लाह दोनों ठीक हो जाएंगे। वो उसका कंधा थपकते हुए बोले थे। अम्मा भी रोने लगी। बड़ी अम्मा ने उन्हें साथ लगा लिया। सना सबको हौसला देने लगी। डॉक्टर आगे पीछे आ जा रहे थे। कई लोग उन सबको देख रहे थे। वो बहते आंसुओं समेत दुआएं मांगने लगा था। बार बार रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग रहा था लेकिन शायद वो वक्त दुआओं के कबूल होने का नहीं था। एक डॉक्टर उनके पास आहिस्ता से आकर रुकी और फिर उन सब ने के मुरझाए चेहरों पर एक नज़र डालकर धीरे से बोली। आई एम सॉरी हम प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, ऐसी कोई ख़बर नहीं सुनाइएगा। उसने एकदम डॉक्टर की बात काटी और ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगा। लेकिन देखें इसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल है। अब हम नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। कह दे वो दोनों खैर से हैं। उसने अपने दोनों हाथ डॉक्टर के सामने बांध रखे थे। आंसू तेज़ी से रवां थे। उसके इस अंदाज पे अम्मा, हानिया और सना रोने लगी। बड़ी अम्मा अपने आंसू पोंछ रही थी। पागल हो गई हो समीर। उमैर ने उसे चुप कराना चाहा था। डॉक्टर साहिबा लबों पर ज़बान फेर रही थी। उमैर ने उन्हें सवालिया और समीर ने उन्हें इल्तिजाइया नज़रों से देखा। उन्होंने सर झुका लिया। अब कहना तो था ही जो हो चुका था। बच्चे बाद में भी हो सकते हैं, हौसला रखें। आपकी बीवी बच गई है, इस पे खुदा का शुक्र अदा करें। वो उन्हें हौसला देती अगर आगे बढ़ गई जबकि वो जैसे अपनी जगह पर साकित हो गया। समीर, समीर मेरे भाई। उमैर ने उसे खींचकर खुद से लगा लिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगा था। अम्मा उसे न जाने क्या सुना रही थी। वो बेदिली से लेटी उनकी बातें सुन रही थी। अम्मा उसकी बार बार भीगती पलकें देखकर नज़रें चुरा जाती। अम्मा मैं पैदा क्यों हुई थी? इस दुनिया में मेरे ना होने से भला कौन सी कमी रह जाती? भला मेरा इस दुनिया में क्या काम था? उसने बहते आंसुओं समेत बहुत दुखी होकर पूछा था। ना मेरी बच्ची, ऐसे ना कह। अम्मा तड़प कर बोली थी। वो अभी तक हॉस्पिटल में ही थी। हानिया, सना और उमैर बड़ी अम्मा को लेकर घर चले गए थे। समीर और अम्मा उसी के साथ थी। वो अम्मा की गोद में सर रख कर रोने लगी। अम्मा भी शामिल हो गई। जो वजूद सिर्फ महसूस करने पर ही उसे इतना मोतबर कर चुका था कि वो दुनिया की नज़र में खुद को सबसे बुलंद महसूस करती, अपने आप को सबसे बाला समझने लगती। वही वजूद आज उसे यूं तनहा छोड़कर आज चुपचाप सो गया। वो नन्ही रूह जिसकी पहली हंसी की वो मुंतज़िर थी, जिसकी पहली अटखेली उसकी आंखें देखना चाहती थी, जिसको चूमने के लिए लब बेताब थे, जिसे छूने के लिए हाथ बेकरार थे, वो उसके आने की खुशी में जैसे अपने आप को ही भूल चुकी थी, अपने आप से बेगाना हो चुकी थी। इस दुनिया में आंख खोले बगैर, अपनी हंसी बिखेरे बगैर, उसकी ममता की प्यास बुझाए बगैर चला गया। उसे तो वो छूकर महसूस भी न कर सकी थी। बड़ा मान था उसे कि उसके पैरों के नीचे भी जन्नत लिखती जाएगी।
उसे भी एक काला मकाम से नवाज दिया जाएगा, लेकिन वो सब ख्वाब ही रहा। यकलख थी वो ख्वाब, मलिया मेट कर दिया गया। वो अब रोती तो ना तो क्या करती। चुप कर जा मेरी बच्ची, इसमें खुदा की रज़ा शामिल थी। तो क्यों इतनी मायूस हो गई है? जैसे खुदा की मर्जी। वो उसका सर थपक थपक कर चुप करा रही थी। कुछ देर बाद अम्मा बाहर चली गईं और वह चुप होने के बजाय तड़प तड़प कर रोती रही थी। दरवाजे पे हल्का सा खटका हुआ तो उसने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं। वह चलता हुआ उसके बेड के करीब आकर रुक गया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके पास ही बेड पर बैठ गया। इरसा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो बगौर उसका चेहरा देख रहा था। खूबसूरत चेहरे पे आंसू के निशान वाज़ेह थे। उसने सख्ती से आंखें बंद कर रखी थी। इरसा, आंखें खोलो। वो उसकी भीगी पलकों की लर्जिश को समझ गया था। वो हरकत किए बगैर हनूज उसी तरह लेटी रही। इरसा, वो सब कुछ जानबूझकर नहीं हुआ। उसने अपने कान भी बंद कर लिए। वो उसकी आवाज़ तक नहीं सुना चाहती थी। इरसा देखो, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, प्लीज़ आंखें खोलो। उसकी पलकें फिर से भीगने लगी। उसने तमाम हिम्मत मुश्तबा करके आंसुओं को बाहर निकलने से रोका था। समीर की गर्म नज़रों की तपिश से वो अंदर ही अंदर झुलसे जा रही थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो इरसा। यकीन करो, वो सब कुछ नादानिस्ता तौर पर हुआ। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं था, मेरा भी उतना ही था जितना तुम्हारा था। मुझे भी इतना ही दुख हुआ है जितना तुम्हें। फिर तुम क्यों मुझे इल्ज़ाम दे रही हो? भला कोई बाप अपने बच्चे को कत्ल कर सकता है? उसकी आवाज़ से गहरा दुख यहाँ था। मैं बुरा ज़रूर हूँ, मगर अपने बच्चे के मामले में नहीं। ये सच है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अंधेरों में गुजार दी, नफ़रतों में रहकर, अदावतों को अपना कर, कदूरतों को पाल कर। मैंने हमेशा गलत करता रहा, लेकिन कसम से तुम्हारे मामले में मैं गलत ना था। तुमने तो कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने अपना भारी हाथ उसकी लड़ती पलकों पर रखा तो वो तरफ उठी। प्लीज़। यकदम से वो चीखी और अपनी आंखें खोल दी। इरसा, मैं बेकसूर हूँ, तुम क्यों इस तरह कर रही हो? वो अफसोस और दुख के मिले जुले तासुरात से पूछ रहा था। वो कुछ ना बोली। उसके वजीज चेहरे पे नफरत से भरपूर एक नज़र डाली और फिर गुर्रा उठी। समीर साहब, कसूर आपका नहीं, मेरा है। मेरी ज़िंदगी का है, मेरी किस्मत का है। आप तो बहुत अजीम और मोतबर इंसान हैं। क्या आपके दिल में एक दुखी दिल है? आपको हम जैसे लोगों की ज़िंदगी पे तरस आता है, हमदर्दी होती है। आपको हम जैसे लोगों से रहम आता है। हम आपको हमारी उजरी ज़िंदगी पर रब ताला ने आपके दिल को हसास बनाकर हम जैसे मजदूर लोगों का भला कर दिया है। चाहे आप हमें अपने जूते की टोप पर रखें। एहसान तो करते हैं ना, मोतबर तो हो जाते हैं। इरसा, वो तरफ उठा था। आपने मुझ पे भी बहुत एहसान किया है, इतना बड़ा कि मैं इसे कभी भूल नहीं सकती। मुझे एक दोजख से लाकर दूसरे दोजख में ला पटका, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। इरसा, उसने कुछ कहने के लिए लब्बा किए, मगर उसने सर के इशारे से उसे रोक दिया। मेरी ज़िंदगी पर रहम खाकर मुझे भी काबिल रहम बना दिया, ये भी बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। वो फट पड़ी थी। मुझ पर तरस खाकर मुझे पास तो रख लिया, लेकिन दिल में जगह न दी, ये सबसे बड़ा एहसान है। और नाकाबिल फरामोश एहसान तो आपने मेरी जान पे एक और किया। मुझसे हमदर्दी करके आपने बड़ी आसानी से मुझे अपनी ज़रूरत बना लिया। जब चाहा जहाँ चाहा अपना हक वसूल कर लिया। ये तो एक अजीम एहसान है आपका मुझ पर समीर साहब। वो बहुत सख्ती और हिकारत से कह रही थी। उसके सामने हकीकत जितला रही थी। वो बेरहमी की आरी हद तक हकीकत पसंद लग रही थी इस पल। पहले जैसी भी थी, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार तो रही थी, लेकिन आपकी हमदर्दी के बाद मेरी बाकी ज़िंदगी आपने गुजारी। मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं रही, वो आपने अपने हाथों में ले ली। अब आप जैसे चाहें इसे घुमाएं, इस पर रहम या तरस खाएं, इससे हमदर्दी करें, इसे ठुड्डे मारें, अपनी हर ज़रूरत पूरी करें। जो चाहे आप इसके साथ सलूक रवा रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी नहीं रही, ये तो आपके एहसानों तले दब गई है। मैं तो पूरी ज़िंदगी आपके सामने सर उठाकर नहीं चल सकती। आखिर आपने मुझे अपना पाबंद भी तो कर लिया है, मुझ पे एहसानों का बाड़ लगा दिया है आपने। भला इतने एहसान का वज़न लेकर मैं कहीं भाग सकती हूँ? वो रोते हुए बहुत बेदर्दी से हकीकत बयान कर रही थी। उसकी आंखों से जैसे गरम गरम लावा बह रहा था। चचा चाची भी मुझसे हमदर्दी रखते थे, मुझे काबिल रहम समझते थे। उन्होंने तो सिर्फ लोगों की नज़रों से मुझे गिराया था, लेकिन आपने तो मुझे मेरी अपनी ही नज़रों से गिरा दिया। मैं यतीम, बेसहारा, अकेली, काबिल रहम लड़की, भला आपके एहसानों के काबिल कहाँ थी? आप तो। इरसा, प्लीज़ चुप कर जाओ, मैं और कुछ नहीं सुन सकता। उसने जैसे एहतजाज किया वो और रोने लगी। पूरा जिस्म हिचकियों की जद में था। मैं आपको सुनाना भी नहीं चाहती समीर साहब, सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जो मैंने कभी अपने चचा चाची से भी नहीं पूछी। क्या आप बता सकते हैं मुझे, जब कोई बंदा अपने लिए कोई चीज़ खरीदता है तो वो कीमत अदा करके लेता है, फिर आप सबने मेरी कीमत किधर छोड़ी? मेरी कीमत क्यों नहीं लगाई? खुदा का वास्ता है इरसा, चुप कर जाओ। उसने उसके खूबसूरत लबों पर अपनी हथेली जमा दी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। समीर के आंसू भी बह निकले थे। दिल में एक ख्वाहिश ने अंगराई ली कि वो उसे खींच कर सीने में भींच ले, उसे दिल में कहीं छुपा ले, उसके हर दुख हर दर्द का अजाला कर दे।
मगर वो बेदर्दी की इंतहा पर पहुंची हुई लग रही थी। उसने उसका हाथ झटक कर खुद करवट ले ली थी और वो उसकी पुश्त को देखते रह गया। अब वो हिचकियों से रो रही थी। शाम को घर चलना है, अभी अम्मा तुम्हारे पास है, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। वो उठ खड़ा हुआ। उसने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर शाम आने से पहले ही खाला चली गई और उसकी एक ही रट थी, मुझे अभी आपके साथ जाना है। अम्मा के लाख समझाने पे भी वो ना रुकी और खाला के साथ चली गई और जाते हुए उसने समीर के लिए अम्मा को एक पैगाम दिया। मैं उनका नाम लेकर था उम्र एहसानमंद रहूँगी उनकी। अम्मा सिसक पड़ी थी और वो आंसुओं समेत अपना भी गला घूंटती खाला के साथ चल पड़ी थी। कभी लौट के आओ तो देखो हमें, क्या क्या निशान छोड़े हैं वक्त ने, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। सोचो कितने मकान छोड़े हैं वक्त ने, कभी ज़मीन पे बैठे कभी आसमान में उड़े। देखो कितने आशियाँ तोड़े हैं वक्त ने, कभी करते थे जो ख्वाहिश दूसरों की, आज उन्हीं से साहिबान जोड़े हैं वक्त ने। जो छोड़कर चले गए थे किसी वक्त, वो कश्तियों समेत बादवां मोड़े हैं वक्त ने। 2 माह 10 दिन हो गए थे उसे खाला के घर आए हुए। इन 2 महीनों में कई बार अम्मा, सानिया, सना और हानिया उसे वापस ले जाने के लिए आ चुकी थीं, लेकिन उसकी नहीं अभी तक बरकरार थी। खाला ने भी उसे उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया था। अम्मा आए दिन आ जाती, उसकी मिन्नतें करती, उसे अपने वास्ते देती, लेकिन उसके पत्थर दिल की ना हाँ करने का नाम तक न ले रही थी। घर में उमैर की शादी की तैयारियां हो चुकी थी। खाला ने अपनी यतीम भांजी दुआ को उमैर के नाम की अंगूठी पहना दी थी। इन दिनों दुआ हवाओं में उड़ रही थी। फहद और असद उसे छेड़ने का कोई मौका हाथ से जाने न दे रहे थे। वो कभी खामखा रो देती, अभी भी वो दोनों उसे छेड़ रहे थे। इरसा उन्हें चुप कराने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो साथ उसे भी धर लेते तो वो कानों में उंगलियां ठोस लेती। क्या हो रहा है भाई? इतने में उमैर अंदर आ गया। सभी संजीदा होकर बैठ के वो भागने का सोचने लगी। एक कप चाय मिलेगी, उसका बस इतना कहना था। दुआ इस बात में सर हिलाती उठी और झपाक से बाहर गायब हो गई। पीछे नौशीन भी चली गई तो फहद और असद ने भी बाहर का रास्ता लिया। वो यहाँ बैठकर अब कम से कम उनकी इतनी संजीदा और बोर गुफ्तगू को एंजॉय तो नहीं कर सकते थे। बाहर रोशीन और नौशीन रंग बिरंगे कपड़े निकाले बैठी थी। नौशीन 3 साल बाद माँ बनने वाली थी। वो डिलीवरी की वजह से ही यहाँ रुकी हुई थी। सिर्फ इस वजह से देर थी कि वो भी फारिग होकर अपने भाई की शादी को एंजॉय कर सके। फहद और असद बाहर निकले तो वो भी बाहर जाने के लिए पड़ तोड़ने लगे। इरसा, कल मेरी समीर से मुलाकात हुई थी। वो अपने वालिद साहब के साथ था, बहुत उलझा उलझा लग रहा था। उसने उसे बाहर जाने के लिए पड़ तोलते देखकर झट वो मौजू छेड़ दिया जिससे वो बचना चाहती थी। उसकी बिखरी बिखरी हालत देखकर मुझे अजहद अफसोस हुआ। कसम से इरसा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। पहले पहल मैं समझता था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जिसका कोई तयन भी नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे लगा वो शख्स तुम्हें बहुत चाहता है। उसका बिखरा हुलिया, उसकी उलझी उलझी शख्सियत, उसके वजीह चेहरे पर छाई पचमर्दगी उस शख्स के टूटने का साफ पता दे रही है। जानती हो उसने सबसे पहले मुझसे क्या पूछा? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसने सबसे पहले यही पूछा, इरसा को कितना गुस्सा आता है? वो मुस्कुराया, जबकि वो मुस्कुरा भी न सकी। मैंने कहा जो मोहब्बत करते हैं वो जान जाते हैं। तो वो बहुत अफसरदा हुआ। अब देखो ना, ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारा गुस्सा कितना है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत तो नहीं करता। वो हैरत से उसे देखने लगी, फिर वो मुस्कुराया। हाँ इरसा, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन ये इंकशाफ तो मुझ पर अब हुआ है कि वो मोहब्बत नहीं थी, वो तो सिर्फ नो उम्री की पसंद थी। मोहब्बत तो मुझे दुआ से हुई है, जिसे मेरा शरीक हयात बनना है। उमैर, क्या तुम सच कह रहे हो? वो अजीब खुशी के मिले जुले असरात से बोली। हाँ, भला इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? उसने फ़ौरन उसे टोका तो वो हंस दी। फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? वो नासमझी से बोली। गलती हर इंसान से होती है इरसा, वो सिर्फ एक हादसा था। इस रूह को दुनिया में नहीं आना था कि उसमें रब ताला की मर्जी शामिल थी। फिर तुम क्यों समीर को इल्ज़ाम दे रही हो? वो बार बार अपनी गलती का एतराफ़ करता है। तुम क्यों पत्थर बनी हुई हो? क्या तुम ये चाहती हो कि वो आकर तुमसे माफ़ी मांगे? प्लीज़ उमैर, क्या कोई बाप अपने बच्चे को कत्ल कर सकता है? वो जिद होकर बोला। उसे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसने जैसे उसका पोल खोला। ये तुम्हें उसने बताया है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि उसे अपने बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं थी? उसने कभी इस बारे में कोई बात जो ना की, और तुमने अपने पास से ही अंदाज़ा लगा लिया कि उसने तुमसे कभी इस बारे में बात नहीं की, तो यकीनन उसने जानबूझकर तुम्हें सीढ़ियों पर से धक्का दिया है। अगर उसे तुम्हारी ये बच्चे की परवाह न होती तो तुम्हें उठाकर यूं सड़कों पे ना भागता, डॉक्टरों के सामने हाथ बांध बांध कर तुम्हें बचाने के लिए मिन्नतें ना करता। शाबाश है, तुम तो इतनी समझदार थी। ये बेवकूफ़ी की बातें कब से शुरू कर दी? उसने उसे अच्छा खासा झाड़ दिया था और इतने में एक ज़ोरदार चीख उभरी। वो दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले तो इरसा की अपनी चीख निकल गई। बिल्कुल यही मंजर 2 माह कबल हुआ था। उस दिन सीढ़ियों के नीचे वो खुद थी, लेकिन आज उसकी जगह नौशीन पड़ी थी। कल उसे धक्का लगा था, लेकिन आज वो धक्के के बगैर गिरी थी। न जाने किस हालत में नौशीन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
उसके ससुराल वाले भी आ गए। डॉक्टर ने सिर्फ दुआओं का कहा और रात 8 बजे डॉक्टर्स ने ना सिर्फ नौशीन के बच जाने की खुशखबरी सुनाई बल्कि उसके 2 जुड़वा बच्चों के बखैरियत पैदा होने की भी इतला दी। हर तरफ हलचल मच गई। सब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे और वो एक तरफ खड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे जा रही थी। जिस रूह को ज़मीन में आना होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो खुद गलत थी लेकिन सबको गलत समझ रही थी। कसूर तो उसका अपना था। भला वो कौन होती थी अल्लाह ताला के कामों में दखल देने वाली? नशीन भी तो इसी की तरह गिरी थी। फिर उसके जिंदा सलामत 2 बच्चे हुए थे। हालांकि उसे इससे ज़्यादा चोटें आई थी और वो खुदा की मसलहत को समीर का गुनाह समझने लगी। उसे मोर्द इल्ज़ाम ठहराने लगी। वो अपने आप पर बहुत नादिम थी। रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगती दुआएं करती रही। उसे अम्मा एक बार फिर लेने आ गई। वो उनके गले लग कर रोने लगी तो वो उसे हौसला देने लगी। सिर्फ एक बार चली चल मेरी बच्ची, समीर बहुत चाहता है तुझे, पूरी पूरी रात जाकर गुजार देता है। ज़मीर के मलामत से घबरा कर मेरी गोद में मुँह छुपा लेता है। वो बहन भाइयों और बाप से राज़ी होकर भी नाराज़ लगता है। आज उसके अब्बू मेरे साथ आ रहे थे तुझे लेने के लिए। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आज मैं तुझे ले आऊँगी। चल मेरी बच्ची, चली चल मेरे साथ, तुझे इस मोहब्बत का वास्ता जो तू समीर से करती है। अम्मा ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया तो उसने उनके हाथ पकड़ लिए। फिर इकरार में सर हिलाया तो खाला समेत सभी खुश हो गए। वो ऑफिस से निकला तो मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। आज उसका इरादा उमैर के साथ नया घर देखने जाने का था, लेकिन इस मूसलाधार बरसती बारिश ने उसका इरादा बदल दिया। वो किसी टैक्सी में पनाह लेने की बजाय बाइक को ही इस्तेमाल में ले आया और फिर इसी में भीगता हुआ घर तक पहुंचा। लेकिन घर से ज़रा दूर बाइक में कुछ खराबी हुई तो वो मोहल्ले की वर्कशॉप पे उसको छोड़कर पैदल ही घर की तरफ हो लिया। उसका मूड सख्त ऑफ हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। उसे खामख्वाह बारिश पे गुस्सा आने लगा। घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। 2-3 बार खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब मसूल ना हुआ। उसने गुस्से से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। क्या आफत आ गई है, ठहर तो जाओ। अब बंद दरवाजे के साथ चिपक के तो बैठा नहीं जो फ़ौरन से खट के खोल देगा। एक तो वो इस आवाज़ पे जहाँ साकित हुआ वहीं दरवाज़ा खुल गया। सामने ही गहरे मैरून कलर के कपड़ों में मलबूस वो खड़ी थी। वो भी अपनी जगह जैसे साकित हो गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को पल के झपके बगैर टिकटिकी बांधे देखते रहे। फिर ईर्षा के वजूद ने हल्की सी जुम्बिश की और वह पीछे पलट गई। ईर्षा? उसका हर उसकी आवाज़ बना था। वो चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी होगी। वो भी बारिश में भीग रही थी। ईर्षा, तुम आ गई? उसकी आवाज़ में गहरे दुख की तरफ थी। तो क्या नहीं आना चाहिए था? उसने तरह कर कहा और बरसती बूंदों को देखने लगी। मैंने ये तो नहीं कहा, वो अफसोस से बोला। तो क्या वापस चली जाऊं? उसने सख्ती से पूछा और चेहरे का रुख मोड़कर उसे देखने लगी और इसकी आंखों पर नज़र पड़ते ही वो कमज़ोर होती चली गई। इन आंखों में क्या नहीं था? दुख, मलाल, तरफ, चाह, प्यार, मोहब्बत, ख्वाहिश और सबसे भरकर माफ़ी की दरख्वास्त। वो सब कुछ भूल भाल गई। याद रहा तो सिर्फ समीर जो उसके सामने खड़ा था। तुमने मुझे माफ़ कर दिया। उसकी बात सुनकर वो एक लम्हे में उसके कुशादा सीने से जा लगी। स्याह लंबे बाल पूरे वजूद पे छा गए। हवा में उड़ती लटों ने समीर के चेहरे को भी छुआ था। वो उसके सीने से लगी सिसक रही थी और उसका रवा रवा जैसे उसके आंसुओं से बहे जा रहा था। बारिश के साथ उसकी आंखों से भी कतरे गिर रहे थे जो उसके स्याह बालों में जज्ब हो रहे थे। ईर्षा तो शायद बारिश के साथ मुकाबला कर रही थी। वो जो सिर्फ बारिश से भीगा था अब उसके आंसुओं से भी भीग रहा था। वो रोती रही थी और उसने उसे इसलिए रोने दिया कि वो आखिरी बार रो रही थी। अब उसे उसके हर दुख का मुदावा करना था, उसके हर आंसू का अज़ला करना था। ईर्षा, मेरी जान, बस करो। और कितना रोगी? देखो बारिश कितनी तेज़ हो गई है। उसने उसे आहिस्तगी से अपने से अलग किया और उसके आंसू साफ करने लगा। वो चुप होने के बजाय और रोने लगी। उसने हंसते हुए उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। इतना प्यारा मौका भला बाद में कब मिलना है? हम दोनों आज ही। किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा पीछे धकेला था। वो दोनों लड़खड़ाए नीचे गिर गए। अंदर दाखिल होने वाला भी गिरते गिरते बचा। शाबाश है मेरे बच्चों, क्या घर में तुम्हारे रोमांस के लिए कोई और जगह नहीं बची थी जो तुम यहाँ? ला हौला वला कुव्वत, क्या ये सब कमरे में नहीं हो सकता? अली मोहम्मद बहुत तपे हुए लग रहे थे। उनके पीछे खड़े उमैर ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किलों से रोक रखा था। वो दोनों नीचे गिरे शर्मिंदा शर्मिंदा से सबसे नज़रें चुरा रहे थे। बरामदे में तमाम ख़वातीन निकल आई। उनके शरारती छोटे बच्चों ने अपने चाचू चाची को यूं सहन के बीचों बीच गिरे देखा तो मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगे। वो दोनों भी क्या करते, एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ रहे। उठे तो सबकी हंसी से पूरा घर झूम उठा। मुझे तुमसे मोहब्बत है। जिस दिन मैं तुम्हारे चचा के बेटे की शादी पे गया वहाँ तुम्हें देखते ही मुझे कुछ हुआ। फिर जब भी तुम मेरे सामने आई मेरी कैफियत अजीब हो जाती तो मैं तुम्हारे वास्ते नजफ़ के साथ लड़ पड़ा और फिर खुदा ने ऐसा वसीला पैदा कर दिया कि तुम मेरी होगी। पहली रात मैं तुम पे इसलिए बिगड़ा कि तुम मुंह में ज़ुबान रखते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करती थी। 2 दिन तुमसे इसलिए रुख फेर के सोता रहा कि मैं चाहता था तुम इस घर को अपना घर समझो, हक इस्तेमाल करो, कमरे में अपनी मलकियत जताओ। लेकिन तुम तो एहसास कमतरी में मुबतला चुपचाप एक कोने में पड़ी रही।
मैं उकता गया तुम्हारी कम हिम्मती पर। मैं समझता था तुम मेरे गुस्से पे कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करोगी, लेकिन तुमने कोई एहतजाज न किया तो मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। मैं चाहता था तुम मुझ पे, इस घर की हर चीज़ पे अपना हक जताओ। तुम भी अपने नाम की एक थी। उसका सर उसके शाने पे धरा था। वो हौले-हौले उसके बालों में उँगलियाँ चला रहा था। फिर गुस्से में न जाने कैसा रवैया रवा रखता रहा, मगर तुम खामोश रहीं। जिस दिन उमैर खाला का बेटा हमारे घर आया, उस दिन तुम्हारी हंसी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मर्दाना आवाज़ आई तो हकीकतन मुझे गुस्सा आया, और उमैर से मिलकर मुझे गुस्सा उसके आने का नहीं था, बल्कि तुम्हारी बेतकल्फ़ी का था कि तुम मेरी बजाय उससे फ्री थी। मैं चाहता था जिस तरह तुम उमैर अम्मा, बड़ी अम्मा, उमैर भाई वगैरह से हंसती हो, खिलखिलाती हो, इसी तरह मेरे साथ बेतकल्लुफ़ रहो। यही बात मेरे लिए गुस्से का बाइस बनी थी कि तुम उन सबसे बेतकल्लुफ़ थीं सिवाय मेरे। और फिर सोने पे सुहागा, जब तुमने बच्चे वाली खुशखबरी सुनाई तो वो भी डर डर कर। फिर भी मुझे गुस्सा ना आता तो क्या आता, और बाद में मुझे तुम पर सिर्फ इसलिए गुस्सा आता था कि तुम हमारा बच्चा कहने के बजाय सिर्फ मेरा बच्चा कहती थी। तुम यकीन नहीं कर सकती, तब मेरा जी चाहता मैं तुम्हारा गला घोंट दूँ। जिस दिन वो बुरा हादसा पेश आया, उस दिन शगुफ्ता भाभी ने तुमसे पूछा क्या मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम नहीं जानती उस वक्त मेरा हर उज़्व समाद बन गया था, लेकिन तुमने कोई जवाब न दिया तो मैं सख्त मायूस हुआ। फिर भाई ने जब मेरे माजी के बारे में बातें की थी और तुमने मेरी तरफ से झूठ बोले, वो मैंने सब सुन लिए थे। मेरे अंदर तक सरशारी फैल गई थी। मेरे सामने से तमाम अंधेरे छट गए, मगर मैं अना का मारा अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं था। फिर वो कुछ हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और फिर से उसके कंधे पे सर रख दिया। वो जो कुछ हुआ उसमें खुदा की मर्जी थी। मैं खामख्वाह को इल्ज़ाम देती रही। हाँ, नुकसान तो बड़ा था, मगर एक फ़ायदा भी हुआ। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया। मैंने इन सब से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली। अब तुम भी माफ़ कर दो। जो होना था वो हो गया, अब इसका क्या ज़िक्र। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ़ कर दिया। फिर तो फिर उसने मानी खेजी से कहा, आप भी ना बस। उसने थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे पहले उसकी फराग पेशानी पे होंठ रख दिए। समीर के अंदर तक तमानियत फैल गई। ना छेड़ो हमें बार बार, हम कुछ पागल पागल हैं, कर देते हैं वो जो दिल में आए, हम बहुत पागल पागल हैं। उसने सरगोशी के से अंदाज में उसके कान में कहा। दोनों खिलखिला कर हंस दिए। और इसके साथ ही यह खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह सॉरी, ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।